देखो आज का जो सेशन है ना काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार होगा। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? बेस्ट स्ट्रेटेजी करते हैं कि नहीं करते? जो हम हमेशा एक चीज पढ़ते हैं, वन साइज डजंट फिट ऑल। मुझसे ना बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर ये करें ये ना करें, ये करें या ना करें। उससे क्या होगा? उससे होगा डोपामाइन रिलीज होगा उससे। भैया जान ले लो तुम यार, एंटी फ्रेजाइल बनो, डायमंड की तरह। बस करना है, कोई प्रेशर डाले तो और ज्यादा निखर के आना। मतलब मुझे पता है ये गोल है, काम सेट किया है, करना है। 2024 तक 14 साल का वनवास था। थोड़ा हाई रहो। आपको जुगनू की तरह बनना है, सिलेक्शन हो ना हो, जीवन में खुश रहना है, मोटिवेट रहना है। आपके अटेम्प्ट खत्म हो गए ना? सर मेरा भी एक भी अटेम्प्ट नहीं हुआ सर, मेरा फाइनल ईयर है सर। निश्चित मिलेगी सफलता अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे। लंबा सिलेबस है भाई, ऐसे थोड़े हो जाएगा 6 महीने में। योजना थोड़े कोई 6 महीने में आईएएस बना रहे हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग इस टॉपर मीट में मिलने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि आपके जो भी आपके दिमाग में क्वेरीज हों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्लासरूम में भी यही कहा कि आपके दिमाग में जो भी स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट हो, वो डाउट्स ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अगर ऐसा मीट होता है तो कोशिश करेंगे कि उससे जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उतना फ़ायदा उठाइए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई पार्ट। अभी आपको आगे सुमित सर एड्रेस करेंगे। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? यार एक बात हो, इतना थके हुए क्यों हो बहुत सारे? सुबह से क्लास चल रही है। लेकिन इतना लो एनर्जी के साथ कैसे काम चलेगा? अभी तो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपर से मिलोगे आप, उनके रियल बैठ जाओ। मैं और ज़्यादा एनर्जी नहीं खराब करना चाहता। बैठ जाओ सारे। देखो आज का जो सेशन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार होगा। टॉपर से आप मिलोगे और बिल्कुल जो भी चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, जो आप फेस कर रहे हो, आप बिल्कुल कनेक्ट करना उनसे और पूछना जो भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं। मतलब फ़ायदा उठाना सेशन का। ज़बरदस्त सेशन ये होने वाला है, ठीक है? और आपकी तैयारी कैसे चल रही है वैसे ये बताइए? अच्छी चल रही है, ज़बरदस्त चल रही है? ज़बरदस्त चलनी चाहिए। देखो आज हम स्टार्ट करें उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं ना तो हमारे मन में ना बहुत सारे डाउट्स आते हैं। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, आंसर राइटिंग कब करें, अनेकों प्रकार के डाउट्स शुरुआत में हमारे मन में आते हैं। और बहुत बार हम सर्च भी करते हैं बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? बेस्ट स्ट्रेटेजी करते हैं कि नहीं करते? पूछते भी हैं। आज आप टॉपर से मिलोगे भी सही, लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले से बता दूं। देखो सबके लिए ना अलग अलग चीज़ें काम करती हैं। कोई ऐसे ना गोल्डन सॉल्यूशन, कोई ऐसा बिल्कुल परफेक्ट केमिकल फॉर्मूला नहीं है यही करके मेरा सिलेक्शन होगा। सबकी कलाई का जो साइज है ना अलग है। जो हम हमेशा एक चीज़ पढ़ते हैं, वन साइज डजंट फिट ऑल। ये बात हमेशा याद रखना। किसी का बिल्कुल कॉपी पेस्ट करोगे ना उससे नुकसान हो जाएगा खुद को। आप सुनो सबकी बात। टॉपर्स जो हैं आपको ना एक ब्लूप्रिंट देंगे कि ये करके हमारा सिलेक्शन हुआ, लेकिन ना सारे के सारे जो टॉपर्स हैं ना उनकी प्रोफाइल अलग है। अब किसी ने जॉब के साथ रहकर तैयारी की, कोई ऐसा है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, किसी की स्ट्रेंथ स्टैटिक में है, किसी की करंट में है। सारे टॉपर्स की सिचुएशन अलग अलग है। उनकी बात आप ध्यान से सुनिए बढ़िया ढंग से और ये देखिए कि कौन सी चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल हो रही हैं। समझे पॉइंट? हमेशा आपका ना थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए। कल को देखो आप ऑफिसर बनोगे, आपको ना बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे सिचुएशन को देखते हुए। क्या सिचुएशन है, कौन आपके पास में आया है, क्या केस लेके। आप हमेशा एक अप्रोच के साथ सारे डिसीजंस नहीं ले सकते। तो सबसे आपको ना तैयारी में हमेशा देखो, मुझसे ना जब भी मैं करोल बाग जाता हूँ या मुखर्जी नगर जाता हूँ, मुझसे ना बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर ये करें ये ना करें, ये करें या ना करें। मैं उनको बोलता हूँ देखो यार, मैं ऐसा सीधा सीधा नहीं बता सकता आपको। मैं आपके साथ 5 मिनट बैठूंगा या आप मेंटर्स के साथ बैठिए,
मुझे सबसे पहले आपकी सिचुएशन जाननी है कि अभी आपका स्टेटस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। इवन आप डॉक्टर्स के पास भी जाते हो तो डॉक्टर्स पहले आपसे पूछता है ना दिक्कत क्या है, उसी के हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है कि आपके लिए अभी फिलहाल ये मेडिसिन मैं दे रहा हूं, है ना। होता है या नहीं होता है? बोलो ना, सारे बोलो यार। ठीक है, तो वैसे ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस तैयारी में सेल्फ इवैल्यूएशन, अपने आप को एनालाइज करना कि अभी आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो और कहां आपको जाना है। कई बार देखो, जैसे आप अभी थक गए तैयारी करते करते बढ़िया ढंग से, हाँ बोलो ना, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, इसके ऊपर, ठीक है, शर्माना नहीं है, ठीक है। आपको भी कुछ पूछना हो, शर्माना नहीं है, ठीक है। देखो, सबसे 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको ना तैयारी के दौरान बहुत अडॉप्ट करनी है अपनी तैयारी के दौरान। जैसे मोटिवेशन कई बार कम हो जाता है, थक गए बहुत ज्यादा। एक चीज जो हमेशा काम करती है ना, तैयारी को माइक्रो टारगेट्स में डिवाइड करना। माइक्रो टारगेट्स, जैसे देखो आपकी क्लास चल रही है या साइड बाय साइड आप अपना बैकलॉग कवर कर रहे हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो। सुबह उठते ही अगर एक काम आप करोगे ना, आमतौर पे हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, मोबाइल ओपन कर लिया। मोबाइल में भी आजकल इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पता नहीं भटक जाते हैं, कहाँ आधा घंटा चला गया, 1 घंटा चला गया, पता नहीं लगता। सुबह उठते ही अगर सबसे पहले एक काम ये करोगे ना, अपनी टू डू लिस्ट बनाओगे, टारगेट्स बनाओगे सिंपल कि आज मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, और लास्ट को रात को वो टारगेट आपने कंप्लीट कर लिए ना, उससे क्या होगा, उससे होगा डोपामाइन रिलीज होगा उससे। देखो, सही की बात है, जब हमने छोटा सा टारगेट सेट किया ना, उस टारगेट को हम अचीव कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया फील होता है, और जब बहुत बढ़िया फील होता है वही तो डोपामाइन रिलीज होना होता है, समझे। तो ये छोटे छोटे टारगेट्स ना मोटिवेशन लेके आते हैं। ये छोटी सी चीज आप तैयारी में अडॉप्ट करोगे ना, बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगा। आज के समय में क्या है, जैसे अभी टॉपर्स अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। एक ना आजकल इंफॉर्मेशन का तो एपिडेमिक चल रहा है, स्टूडेंट्स इतना ज्यादा कंफ्यूज हैं, सही बोल रहा हूं, इंफॉर्मेशन की तो महामारी चल रही है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, देखो, नीचे आ जाऊंगे, अब दोबारा से बोलोगे पीछे जाने के लिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन का एपिडेमिक, जैसे कि देखो पहले क्या होता था, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। पहले जब आप छोटे थे, गिनती के ना टीवी में 1-2 कार्टून आया करते थे, है ना, बच्चों के जो शोज हुए। आजकल देखोगे आप, इतने ज्यादा चैनल्स हैं, इतने ज्यादा शोज हैं, बहुत ज्यादा। हम लोग जब छोटे थे ना, वेट किया करते थे, 6 बज जाएगी तो वो शो आएगा या फिर वो मूवी आएगी। आज ऐसा होता है, खत्म हो गया। देखो एक बात बताओ, चीजें तो बढ़ गई हैं आज के समय में, अब कायदे से तो हैप्पीनेस ज्यादा होनी चाहिए। पहले तो चीजें थी नहीं, पहले तो खाने के ऑप्शंस भी नहीं थे। आज के समय में तो खाने के पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, इडली के साथ में कुछ और गुलाब जामुन मिला दिया, कुछ मिला दिया, चलता है ना, कुछ भी चल रहा है आज के समय में, चलता है कि नहीं चलता। ये क्या है, देखो ये है, मतलब यहां पे चॉइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन ना बहुत बड़ा पैराडॉक्स है ये, पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। अब कायदे से ऐसा होना चाहिए, चॉइसेस बढ़ी तो मतलब हमें इंडिपेंडेंस मिली चूज करने की, हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, ज्यादा हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। लेकिन आप बताओ, दिल से बताओ, ऐसा होता है कोई? नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। बल्कि ना ज्यादा हमारी मेंटल एनर्जी जाती है चूज करने में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, आप स्विगी पे आपने कुछ ऑर्डर करने की कोशिश की, लेकिन 5 मिनट हो गया, बस ढूंढे जा रहे हो, ढूंढे जा रहे हो? हुआ है कभी? हुआ है ना। यूट्यूब पे कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, समझ ही नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी चल रहा है। बहुत ज्यादा होता है ऐसे, चूज करने में ही दिक्कत आने लगी है। ये दिक्कत मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तैयारी के दौरान ये चीज कैसे डिस्ट्रैक्ट करती है। तैयारी के दौरान देखो, आज के समय में ना इतनी इंफॉर्मेशन है, इतने नोट्स हैं, इतनी बुक्स हैं, बहुत दिक्कत है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और सबसे कीमती चीज क्या है? टाइम।
लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम पे बस चीज़ें इकट्ठी कर ली, पीडीएफ इकट्ठी कर ली, नोट्स परचेज कर लिए, यूट्यूब पे सेव कर ली वीडियोस कि बाद में देखूंगा या देखूंगी, कभी नहीं आता वो दिन। लेकिन उसकी वजह से ना मेंटल एनर्जी तो जा रही है, टाइम तो जा रहा है ना। देखो, जब हम पढ़ते हैं ना, एक रिसर्च वाली बात बता रहा हूं, जब हम पढ़ते हैं ना, मान लो मैं पढ़ रहा हूं, मेरा मोबाइल वहां पे पड़ा है, अगर मोबाइल की सिर्फ नोटिफिकेशन की टोन बजी, हमें पता लग गया कि कोई मैसेज आया है, सिर्फ इतना कि कोई मैसेज आया है, रिसर्च कहती है 10-15 पॉइंट तो आईक्यू, 10-15 पॉइंट तो फोकस हमारा उसी समय गिर जाता है। हमने कुछ नहीं किया, बस पता है कि वहां पे कोई टोन बजी है, कोई मैसेज आया है, वहीं पे बस फोकस गिर जाता है। और अगर उसे देख लिया तो पूरा कंसंट्रेशन भगवान भरोसे, फोकस राम भरोसे। होता है कि नहीं होता? होता है। ये लोग बोलते हैं मैं मल्टीटास्किंग करता हूं पढ़ते पढ़ते। मतलब मैंने पूछा कितने घंटे पढ़े भाई? सर मैं 10 घंटे पढ़ता हूं। क्या 10 घंटे पूरा डेडिकेशन या फोकस के साथ पढ़ा? उस समय क्या मोबाइल पास में था? पूरी कंसंट्रेशन, कोई तंग करने वाला नहीं था? 70% टाइम्स ना आंसर आता है कि नो। घंटे मैटर नहीं करते हैं, क्वालिटी मैटर करती है कि आपने कितना पढ़ा है, आपने कितना सिलेबस अच्छे से कवर किया है। और जो हम बात करते हैं ना मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग देखो सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा मिथ है मल्टीटास्किंग। हमारा माइंड ना सिर्फ स्विच करता है एक टास्क से दूसरे टास्क में। एक ही समय में पैरेलली 2 काम माइंड कभी नहीं कर सकता है, वो स्विच करता है। लेकिन देखो स्विच जब करता है ना तो उसे टाइम लगता है रीप्रोसेस करने में। जैसे पढ़ते पढ़ते हमने एक मैसेज चेक कर लिया, मैसेज बेशक 2 सेकंड का चेक किया है, लेकिन फिर से हम बुक पढ़ना, नोट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, वो माइंड टाइम लगाएगा रीप्रोसेस करने में, दोबारा से वहां पे कंसंट्रेशन लगाने में, दोबारा से वहां पे फोकस लगाने में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। हमारे साथ क्या होता है, किसी ने कुछ कह दिया, वो माइंड में चलता रहता है कई बारी कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसको तो मैं दिखाऊंगा। तैयारी में देखो फ्रेजाइल वर्ड आपने सुना होगा, है ना? फ्रेजाइल का एक एग्जांपल दो। क्या एग्जाम्पल दो ना? यस सर, क्या एग्जाम्पल हुआ? ग्लास। फ्रेजाइल का मतलब होता है जिस पे हम थोड़ा सा प्रेशर डालें ना तो एकदम से वो चीज टूट जाती है। अब एक बात बताओ, ग्लास फ्रेजाइल है, क्या पत्थर फ्रेजाइल है? पत्थर नहीं है। और अब एक दूसरी चीज है, डायमंड। डायमंड पे अगर प्रेशर डालेंगे टूटेगा? डायमंड और ज्यादा निखर के आएगा, समझे? तो जो बच्चे कई बार ओवर थिंक करते हैं ना, उनके लिए ये पॉइंट, भैया जान ले लो तुम यार। ठीक है। तो डायमंड जो होता है, डायमंड पे अगर प्रेशर डालोगे ना वो और ज्यादा निखर के आएगा। तो मतलब जो बच्चे कई बार ओवर थिंक करते हैं ना, किसी ने कुछ बोल दिया या फिर ये बार बार दिमाग में चीजें घूमती रहती हैं, उनके लिए बोलना चाहता हूं कि हमेशा ना एंटी फ्रेजाइल बनो, डायमंड की तरह। कोई कुछ बोल दे, बल्कि वो एक फ्यूल का काम करे कि मुझे बस करना है। कोई प्रेशर डाले तो और ज्यादा निखर के आना। आज देखो टॉपर्स आपको अपनी अपनी जर्नी बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाए, और बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं, मतलब आपको ना बढ़िया इंस्पिरेशन वाले एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे कि जिद क्या होती है। एक तो अपने रैंक सेकंड है प्रेम शंकर पांडे, जो अभी आए हैं, जिनसे आप मिलोगे। उन्होंने 20 साल एयरफोर्स में जॉब की, एयरफोर्स में, मतलब 17 ईयर्स की एज के बाद ही वो चले गए थे एयरफोर्स में काम करने के लिए। लेकिन रिटायर होने के बाद उन्होंने तैयारी स्टार्ट की, मतलब बीच में चल रही थी, अब उनका जाके सिलेक्शन हुआ है। पूरा इंट्रोडक्शन अभी आपको मिलेगा जब वो आएंगे तो। और कई बार ऐसा बोलते हैं बच्चे, पढ़ने का मन नहीं करता। अभी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, पिछले से पिछले हफ्ते की बात है। जब मैं ऑफिस में था ना, तो मुझे आके बोला कि ना एक आर्मी से आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनसे जब बात करना स्टार्ट किया ना, अभी तो उनकी पोस्टिंग जम्मू में थी और वो तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की वो तैयारी कर रहे हैं। और
यूपीएससी का भी वो है, लेकिन अभी फोकस पीसीएस पे है। तो ना तो उन्होंने बताया कि ना बीच में उनकी पोस्टिंग ना सियाचिन में थी। तो मैं पूछने लगा सियाचिन के बारे में, मतलब वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो उन्होंने एक्सपीरियंस बताया ना, तैयारी की तो बात अभी मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पे सियाचिन में आप सब ने सुना है कि बहुत कठिन पोस्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस फेस किया। उन्होंने बताया कि सर चलते थे ना, पता नहीं लगता था कि एक बर्फ़ की परत पे चल रहे हैं या फिर पूरा लैंड पे चल रहे हैं, कुछ नहीं पता लगता। ग्लेशियर है पूरा का पूरा। ऑक्सीजन तो पहुंचती नहीं, मांसपेशियों के पास में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। कुछ खाते हैं तो उसके लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए। कुछ खाने का मन नहीं करता। बहुत डिफिकल्ट पोस्टिंग थी। मतलब अभी तो उसकी पोस्टिंग जम्मू में है, लेकिन उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब सियाचिन में पोस्टिंग थी। लेकिन उसके बाद वो बताते हैं कि सर मैंने तो वहाँ भी पढ़ने की कोशिश की, बुक उठाई तो पूरी बुक जम गई। मॉइस्चर की वजह से पूरा बुक जम गया। लेकिन उन्होंने बताया कि अच्छे से तैयारी नहीं हुई वहाँ पे सियाचिन के दौरान में, लेकिन कोशिश उन्होंने पूरी की। तो ये वो बच्चे जो बोलते हैं कि मोटिवेशन कई बार कम हो जाता है, हम मेंटेन करके नहीं रख पाते। देखो ये ऐसे भी लोग हैं जो इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस के बावजूद अपना बेस्ट देते हैं। एक बार ना इलोन मस्क को आप सब लोग जानते हो। इलोन मस्क ने ये बात बहुत बढ़िया बोली। उनसे ये पूछा कि आप ना इतनी न्यूरोलिंक, उनकी एक नई कंपनी है, उसके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा, ब्रेन पे वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा टेस्ला है। उनसे ये पूछा कि आप इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हो, मोटिवेशन कहाँ से आता है? तो उन्होंने जो जवाब दिया ना, वो काफ़ी हैरान करने वाला था। उन्होंने पूछा क्या, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया। तो इंटरव्यूअर ने ना फिर से क्वेश्चन रिपीट किया कि आप ये सब काम कर रहे हो, मोटिवेशन कहाँ से आता है? उसने बोला मोटिवेशन क्या होता है? मतलब मुझे पता है ये गोल है, काम सेट किया है, करना है तो करना है। जब माइंड क्लियर है, पता है यही गोल है, तो वो तो करना ही है। समझे? तो आप सब ने अपना गोल सेट कर रखा है। अगर गोल क्लियर है ना कि यही करना है और कुछ नहीं है, अगर वॉरियर इंस्टिंक्ट है, समझ रहे हो, अगर किलर इंस्टिंक्ट है तो वो आप करोगे और कुछ ऑप्शन नहीं है। अंदर का जो वाय है ना, क्यों करना है, बस वो क्लियर होना चाहिए। बाकी तो देखो तैयारी अपने आप आएंगी। अगर वो क्लियर है ना तो ये दिक्कत नहीं है कैसे करना है, वो आप अपने आप ढूंढ लोगे। कौन सी चीज मेरे पे काम कर रही है, कौन सी चीज मेरे पे काम नहीं कर रही है, वो सारी चीजें आप ढूंढ लोगे। बस अंदर का जो वाय है ना, वो स्ट्रोंग होना चाहिए जबरदस्त ढंग से। बताओ है या नहीं है स्ट्रोंग? जोर से बोलो, है या नहीं? हाँ। तो इंफॉर्मेशन एपिडेमिक से बचोगे या नहीं बचोगे? सबसे पहले देखो, आपको ये देखना है कि क्या इग्नोर करना है। आजकल वो दिक्कत नहीं है क्या चूज करना है, सबसे बड़ी दिक्कत है क्या इग्नोर करना है। हमारी ये रिसोर्सेज की आज के समय में वो टाइम गया जब हम पूछते थे कैसे तैयारी करनी है, क्या बुक्स पढ़नी है। आज के समय में तो आप नहीं पूछोगे तो भी आपको कोई फ्री में ऐसे एडवाइस देके चला जाएगा। तो आपको ये देखना है आप पे क्या चीज एप्लीकेबल है, क्या चीज एप्लीकेबल नहीं है। खुद की थॉट प्रोसेस डेवलप करोगे या नहीं करोगे? बस बढ़िया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन। करें वैभव सर? तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं रैंक 2 प्रेम शंकर सर, डेप्यूटी कलेक्टर पे पोस्टेड होंगे सर, प्लीज सर। अभी मैं बता दूं, रैंक सेकंड जिनकी मैं बात कर रहा था, 20 सालों तक इन्होंने एयरफोर्स में अपनी सर्विस दी, लेकिन लगातार लगे रहे। उसके बाद सर आपने समीक्षा अधिकारी के रूप में भी काम किया। मुझे एक बात बताइए, अभी मोटिवेशन की बात कर रहे थे, इतने लंबे समय तक कैसे, मतलब बच्चे पूछते हैं मोटिवेशन कहाँ से आया? देखिए ये जो पूरा व्यवस्था यहाँ पे इन्होंने बनाई है, ये मोटिवेशन के लिए है ना। लेकिन मैं यहाँ पे खड़े होके बोलूँगा, हमारे भाई और आए हुए हैं बहनें ये बोलेंगी, ये मोटिवेशन आधे घंटे का होता है। जो असली मोटिवेशन है वो आपके अंदर से आएगा, है ना। यहाँ पे कोई जॉब में है क्या? नहीं है ना, कॉलेज से है बच्चे। हाँ। आप हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सभी अभी जॉब में नहीं है। तो असली मोटिवेशन क्या है कि मुझे एक जॉब पानी है, यानी अपनी इस स्थिति से किसी स्थिति में परिवर्तन लाना है, आगे बढ़ना है।
यही मोटिवेशन है ना। मैं 17.5 साल में चला गया था एयरफोर्स में, वहाँ पे काम किया, काम जैसा भी था, लेकिन ये था कि भाई अब इस स्थिति से बदलना है। तो 2010 से लेकर के 2015 तक मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए, 6 अटेम्प्ट दिए, 4 मेंस लिखे, सफलता नहीं मिली। फिर 2018 से 23 तक लगातार मेंस लिखा और 23 में आपके सामने हूँ। बस ये था कि और कुछ आता भी तो नहीं है, यही है, यही आता है, यही स्किल है, तो लगे रहे बस, है ना। तो एक कहावत है ना कि आप दीवार में कील रख के उस पर हथौड़ा मारते रहो, मारते रहो, गड़ जाएगी वो। तो बस वही है, अपने अंदर से ही था, कभी किसी को देखा नहीं कि हाँ भाई उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। अपने अंदर था कि भाई करना है तो करना है, एक दिन जरूर करना है, और लास्टली हो गया। बहुत बढ़िया सर। देखिए लोएस्ट पॉइंट, ये जिंदगी है ना, कभी डीसी करंट की तरह नहीं चलती है ना, ऐसे ऐसे चलती है, साइन वेव। तो लेकिन करंट तो है ना। तो बिल्कुल जिंदगी में लोएस्ट पॉइंट भी आएंगे, आपको लगेगा कि आज मैं पीक पे भी हूँ, लेकिन मतलब मेन है क्या कि जीवन एक यात्रा है, चौराहे आते रहेंगे, है ना। उन चौराहों को देखिए, आगे बढ़ते रहिए। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम जीवन में कुछ पाने के लिए अगर लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो उसकी तरफ बढ़ते रहना चाहिए, बस सीधी सी बात है। सर बोलते रहते हैं, मुझे याद नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं कोई ऐसा बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये है कि लोएस्ट पॉइंट हो ना, तो होता क्या है ना कि ना तो कोई सफलता पहली होती है, ना तो कोई असफलता, ठीक है। तो आप निरंतर लगे रहिए। आप बहुत से लोग हैं जो पीसीएस देंगे, पीसीएस क्वालिफाई करेंगे, एसडीएम बनेंगे, लेकिन फिर एक यूपीएससी दिखेगा आपको, यूपीएससी देंगे, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, आप आईएएस बन जाएंगे या जो भी बनेंगे, तो आगे फिर आप क्या करेंगे, फिर आप वहाँ पे एक्सेल करेंगे, है ना। यानी फिर सोचेंगे मैं काम कैसे करूँ और अच्छे काम करूँ। तो बस अपने अंदर से इंटरनल मोटिवेशन आप बनाए रखिए, ठीक है। हाई पॉइंट्स लो पॉइंट्स आते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। और चैलेंजेस की बात है तो ज़िंदगी तो चैलेंज है ही है। 20 साल एयरफोर्स में जॉब किया, कभी 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन डेली पढ़ा, कंसिस्टेंसी जी। तो क्योंकि 12 घंटे की जॉब है और फिर 2-3 घंटे ही मिलते हैं आपको, और सब कुछ मेरी बातें आप लोग समअप कर लिए होंगे मुझे लगता है ना। अब मैं ओनली आईएएस की बात कर लेता हूँ। ओनली आईएएस से मैं 2017 से जुड़ा हूँ, और ओनली आईएएस से नहीं जुड़ा हूँ, सुमित सर की आवाज़ से जुड़ा हूँ, है ना। एडिटोरियल डिस्कशन डेली का हिस्सा है, संडे छोड़, संडे नहीं आता है, और बाकी मंडे टू सैटरडे सर की आवाज़ सुनते रहते हैं। और मेरे घर में मेरी बीवी है, मेरे बच्ची है, वो भी सुनते हैं। ठीक है। तो बस यही है, लेकिन न्यूज़पेपर जैसे है तो न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था पहले हमें। अब अभी तो GS 5-6 जब से आया तब से मैं हिंदी वाला पढ़ रहा हूँ, वरना उसके पहले कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, केवल सर को सुना है और उसी से काम हो गया। प्रेम जी ने ना अपनी सक्सेस को बहुत ज़्यादा लाइटली करके बता दिया, सही बताऊं तो। उन्होंने ऐसे बताया कि हाँ बहुत आसान था, चैलेंज तो आते हैं। नहीं आसान बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत 2010 से लगी है, 2024 तक 14 साल का वनवास था ये, है ना। हम बोलिए ना उनके उसके बारे में बोलिए। आज बच्चे आप ही को सुनने के लिए आए हैं। ठीक है, आप पूछिए क्वेश्चन, कोई पूछना चाहते हो तो पूछिए आप। 12 घंटे की जॉब के बाद में उसके बाद आपकी शादी भी हो गई थी। हाँ, 2012 में शादी भी हो गई थी। मैं एक चीज़ कहूँगा, अभी सर ने कुछ देर पहले आप बोल रहे थे ना सर, इंफॉर्मेशन एपिडेमिक वो। हाँ, तो मतलब क्या छोड़ना है हमें। मैक्सिमम लड़के क्या है ना, प्री में फेल हो जाते हैं। पढ़ते सब हैं, एक ही रिसोर्स है, सबको वही पढ़ना है। रिसोर्स आप एक रखिए, रिवीजन आप 10 कीजिए, ठीक है। प्री में 150 क्वेश्चन है, पीसीएस की बात अगर करूं तो क्या करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग 146 क्वेश्चन करके आते हैं और 60 गलत करके आते हैं। अगर वही इंसान अगर 120 किया होता और 15 गलत होते तो शायद वो मेंस लिख रहा होता, है ना। तो आप लोग बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि 2 घंटे जब मैं बैठूंगा तो मैं उसमें प्री वाले पेपर में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा, है ना। तो उसी हिसाब से अगर आप एक स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे तो प्री आपका कभी नहीं रुकेगा। मेरे 6 यूपीएससी और 6 पीसीएस के जो अटेम्प्ट थे, मैंने 10 मेंस लिखे हैं।
यानी केवल 2 बार ही नहीं हुआ जब CSAT कंपलसरी हो गया था। ठीक है, तो बस यही, बाकी कोई पूछना चाहे कुछ? सर आप स्टार्टिंग में कहे कि आप 2-3 घंटे ही कंटिन्यूसली पढ़ते थे, जी। तो उसको मतलब सिलेबस इतना वास्ट है तो उसको किस हिसाब से अपना स्ट्रेटजी बनाते थे, और फिर उसको जो करंट अफेयर है उसको कैसे लिंक करते थे? मतलब 1 साल का ही मैक्सिमम पूछा जाता है तो उसको किस तरह से अपने सिलेबस के हिसाब से करंट मतलब कनेक्ट करते थे? देखिए 2 घंटे पढ़ते थे तभी 14 साल लग गए, है ना? फिर भी सर जैसे होता है ना कि हाँ आज सिलेबस तो बहुत बड़ा है, इनकम्प्लीट था कहीं ना कहीं। भाई देखिए, अगर आपका असफलता मिल रही है तो कमी आप में है ना? तो कहीं ना कहीं सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं होता होगा पहले, और चीज़ें बहुत सतही रहती होंगी, तो आउटपुट वैसा नहीं आता था। लेकिन आप तो खाली हैं, आप ज़्यादा समय दीजिए। ये नहीं कि मैंने 2 घंटे बोल दिया तो आप 12 घंटे खेलिए और 2 घंटे पढ़िए। या एक ये भी है ना, शुरू में तैयारी हो गई थी प्रेम जी की, शुरू में तैयारी हो गई थी, उसके बाद सिर्फ रिवाइज करना था। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। शुरू में अभी आपने तैयारी स्टार्ट किया, आप 2 घंटे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? फिर तो नहीं होगी तैयारी। देखिए सिलेबस आपको पढ़ना है, मैंने बोला ना, एक रिसोर्स और 10 रिवीजन आप कर लेंगे, वो 1 साल में कर लेंगे तो अगले साल सफलता मिल जाएगी। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सर ने कहा वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो मेरे पास कोई वाई नहीं है। मतलब एक जॉब स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, एक जॉब चाहिए, बस यही एक वाई है। तो क्या ये मतलब सफिशिएंट नहीं है कि वाई मेरा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा कुछ? तो यही वाई है ना आपका, एक जॉब चाहिए, ये भी तो वाई है भाई। आज मैं बिल्कुल, सब ने बताया कि मैं देश के लिए कुछ करूँगा, समाज के लिए कुछ, अपने लिए भी तो कुछ करूँगा नहीं? सर फिर सब क्वेश्चंस पूछते हैं कि फिर तुम्हें IAS ही क्यों बनना है या IPS ही क्यों बनना है? देखो मैं एक चीज बता दूं, अगर जॉब करनी है ना तो IAS से बेस्ट जॉब या SDM से बेस्ट जॉब नहीं हो सकती। उसमें आपको ना इतना एक्सपोजर मिलेगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, असली लाइफ है क्या? असली लाइफ पैसा नहीं है, असली लाइफ सिर्फ फेम नहीं है, असली लाइफ है एक्सपीरियंस। आप कितनी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, अपने कंफर्ट जोन को कैसे चैलेंज करते हो, नई नई चीज़ें कैसे सीखते हो, वही लाइफ है। और ये सब मिलता है इस जॉब में आपको। ये सब काम आप कर रहे हो। आज आपकी पोस्टिंग वाटर डिपार्टमेंट में है, आपने गांव वालों की वाटर रिलेटेड सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने की कोशिश की, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में। कल को आप किसी और डिपार्टमेंट में गए, परसों किसी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में गए, आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस फेस करोगे लाइफ में। हर एक तबकों के लोगों से आप मिलोगे और आपके अंदर वो भी भावनाएं आएंगी कि आप कुछ कर रहे हो लोगों के लिए। अब इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, आप बताओ? अब ये वाई स्ट्रोंग है या नहीं है ना? अब मत बोलना कि मेरा वाई स्ट्रोंग नहीं है। आपको इस जॉब के बारे में पता होना चाहिए, कैसी जॉब है और आप क्यों पाना चाहते हो। समझ गए? ठीक है। और एक बात और है कि जॉब के साथ कैसे तैयारी करें, है ना? ये भी एक मुद्दा है। तो जॉब के साथ तैयारी और फिर सक्सेस, सबसे पहले तो जो आपकी जॉब है उसको आप ईमानदारी से कीजिए और उसमें एक्सेप्ट कीजिए कि यही सत्य है, यानी जो है इसको एंजॉय करना है। क्योंकि आप एंजॉय नहीं करेंगे तो आप तनाव में रहेंगे, और तनाव में रहेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो छोटी जॉब हो, बड़ी जॉब हो, कैसा भी हो, आप पहले इसको एंजॉय कीजिए कि हाँ भाई जो मिला है यही सत्य है और इसमें मुझे काम अच्छे से करना है। बहुत लोग क्या तनाव में लिए रहते हैं कि भाई 8 घंटे ड्यूटी में निकल गए, 7 घंटे सो लिए, फिर समय कहाँ से मिलेगा? क्योंकि आपने एंजॉय नहीं किया उस 8 घंटे को। 8 घंटे एंजॉय कर लीजिए, तो उसके बाद जो भी आप समय देंगे अपनी पढ़ाई को, वो क्वालिटी टाइम होगा। ठीक है। एक ओशो एक बात बोलते हैं, ओशो के बारे में आप सब जानते हो ना? उनसे ना किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मन को कैसे कंसंट्रेट करें, मतलब एकाग्र कैसे करें। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला कि मन को एकाग्र नहीं करना है, मन को एकाग्र करने की कोशिश करोगे तो वो और विचलित होगा। उनका आंसर है, वो कहते हैं कि जो काम आप कर रहे हो ना, ये उन्हीं की वर्डिंग्स है, उसमें रस लेके आओ। अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब को एंजॉय करो, उसमें रस लेके आओ। पढ़ रहे हो तो उसको एंजॉय करो, अपने आप सारे काम होते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा हाई रहो। ये सही था। अभी आधा घंटा 1 घंटा और जितना भी सेशन चलेगा ना, जबरदस्त, आप बहुत कुछ सीखोगे इस सेशन में। तो हाई एनर्जी रखिए। ठीक है, और बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन आप पूछ रहे थे? हाँ जी
सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। सर पहला क्वेश्चन हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे। सर जैसे कि अलग सर कहते हैं कि अगर आपको सफलता पानी है तो आप अपने दिल का दरवाज़ा और आप अपने कमरे का दरवाज़ा अगले 4-5 साल के लिए बंद कर लीजिए, और जब ये दरवाज़ा खुले तो उसमें सिर्फ एक आवाज़ है, वो भी वो आवाज़ रहे सफलता। तो सर आप बता रहे हैं कि आपकी जर्नी में सर 14 साल 15 साल लग गए हैं। सर आपने अपने आप को मोटिवेट रखा, अपने को बांधे रखा कि हमने करना है तो करना है, कैसे भी करना है, 2023 क्या 2030 लग जाए, जब तक अटेम्प्ट नहीं खत्म हो जाते इतना नहीं यूपीपीसीएस के तब तक करना है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर बहुत से सर जैसे सर आप बोलते हैं कि आपको खुद को इस तरह से रगड़ो कि सर सफलता मिल के ही रहे सर, मतलब एकदम घसीट दो सर। तो सर जब हम अपने आप को सर फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, पूरा फुल 100% देते हैं सर, प्रीलिम्स में 1 नंबर से रह जाता है। पूरा 100% देने के बाद रेगुलर 1 साल 2 साल 1 साल तक सर 10 घंटे तक हमने पढ़ा, प्रीलिम्स सर मेरा 1-2 नंबर से रह गया सर। उसके बाद हमने फिर से रिस्टार्ट किया सर, फिर हमने बहुत मेहनत करी सर, फिर 0.5 0.2 से प्रीलिम्स रुक गया सर। फिर हमने और ज़्यादा मेहनत करी और टॉपर्स की कॉपी देखी सर, जाके तब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। अब बारी आई मेंस लिखने की सर, हमने मेंस लिखा, मेंस में अटक गए 3रे साल सर। अब आई बारी 4थे साल की सर, 4थे साल हमने पूरा एफर्ट डाल दिया, जाके मेरा प्री निकल गया, मेंस निकल गया सर। अब बारी आई इंटरव्यू की सर, इंटरव्यू रह गया सर। मैक्सिमम बोलते हैं 935 975 मार्क्स चाहिए, अप्रॉक्स 275 का इंटरव्यू होता है सर। सर उसमें 170 अप्रॉक्स पाना होता है, नहीं भी कुछ कर पाओगे सर 75 to 80 मार्क्स मिलने ही है सर। अगर सर पूरी लाइफ सर जो 3 साल पीछे निकल गया सर, सर क्या वो डिसाइड करेगा कि सर इंटरव्यू में सर एक इंटरव्यू आधे घंटे का इंटरव्यू डिसाइड करेगा सर कि मेरी 3 साल की जर्नी सर आधे घंटे को डिसाइड करता है सर उस वक्त इंटरव्यू मेरा रह जाता है सर। फाइनली सर जब लास्ट अटेम्प्ट बचता है ज़िंदगी का, यूपीएससी का भी और यूपीपीसीएस का भी सर, जब उस वक्त भी नहीं होता सर, हमने 100% अपना दे दिया, तो सर उसके बाद सर क्या करेंगे सर, आप बताइए। नहीं इनके आप सवाल ये बहुत बहुत genuine है सर, ये इनका। बहुत दिल से बड़ा निकला है, दिल से निकला सर, है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। उसके बाद हम क्या करेंगे सर? देखिए, सर दिल का ऑप्शन क्या बी रह के जाएगा और बारे सर में घर का आपने क्या रह जाएगा? शायद 2-4-6 महीने पहले आपने ऑप्शन बी के बारे में बात की है ना? वो नहीं एक- सर, वो ऑप्शन वीडियो इनका देखिएगा आप। सर 1 क्वेश्चन सर, ऑप्शन भी सर हमने कभी रखा ही नहीं सर। हमने ये रखा स्टैंड बाई अगर आप नहीं रखेंगे, देखिए अकेले काम करने के लिए फौज में मना किया जाता है, पता है आपको? यानी एक आदमी कोई काम कर रहा है तो अकेले नहीं करना, एक आदमी होना चाहिए, यानी स्टैंड बाई होना चाहिए। तो अपने जीवन में भी स्टैंड बाई होना चाहिए, है ना? ये नहीं कि मैंने एक लक्ष्य बनाया है, ठीक है, एक लक्ष्य होना चाहिए। आपने 1-2 साल दिए, लगा कि आपको अब समय लगेगा, तो ठीक है, ऑप्शन भी होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अदनान है सर, मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूँ। बढ़िया है। यूँ बताओ अभी आप क्या कर रहे हो? सर अभी हम PW सर पढ़ रहे हैं सर। नहीं आपके अटेम्प्ट खत्म हो गए ना? सर मेरा अभी एक भी अटेम्प्ट नहीं हुआ सर, मेरा फाइनल ईयर है सर। ये तो आपने प्रैंक कर दिया। सर हमने बहुत सोचा है सर, अपने घर के लिए भी सर आप लोग के लिए भी सर, जहाँ रहना सर उस कोचिंग का भी नाम ऊपर करना है सर। अच्छा। सर अपने घर वालों का भी। ठीक है। एक बात तो नहीं, इनका चलो एक पल के लिए ना मान लेते हैं कि इनकी सिचुएशन वही है जो इन्होंने बयां की, मान लेते हैं। फिर भी इसका आंसर मैं देना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे इनके अदनान के माइंड में आई, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों के माइंड में भी आई। देखो अदनान, इसका क्या है, पहली तो बात, जो लोग ये सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं ना, IAS बनना चाहते हैं, किस लिए? एक अच्छी जॉब है, आपको एक्सपोजर मिलता है, आप दूसरों का भला कर सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए ज्वाइन करते हैं ना। तो अभी जो प्रेम जी ने बताया, प्लान भी आपका होना चाहिए। वो चीज़ आप UPPCS के थ्रू भी कर सकते हो, SDM के थ्रू भी कर सकते हो। आप बोलोगे सर IAS और SDM में बहुत फ़र्क है। देखो वैसे फ़र्क होगा, लेकिन इतने एम्प्लॉयज़ हैं, सबकी जॉब में ना एक डिग्निटी होती है, अपने अपने हिसाब से सब बेस्ट करते हैं। और दूसरी चीज़,
ऐसा नहीं है कि यही एक जॉब है दुनिया में, उसके अलावा और कुछ नहीं है। देखो मैं तो आईएएस नहीं बना, मैंने पहले बताया है 5 अटेम्प्ट मैंने दिए थे टोटल, 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया, और मैं उस समय एक ऐसे पड़ाव पे आया था, मेरी तरफ एक तरफ ये था, 2 बार इंटरव्यू दे चुका था और मुझे नहीं पता सिलेक्शन होता या नहीं होता, लेकिन अंदर से आवाज़ आती थी कि इस बार जो कमियां हैं उनको दूर करके शायद लास्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ आपको। दूसरी तरफ मेरा पैशन था टीचिंग। मैंने बहुत सोचा उस समय, 1-2 महीने तो बहुत सोचा क्या करना चाहिए मुझे। फिर मुझे अंदर से रियलाइज़ हुआ कि जो मैं करना चाहता हूँ ना, शायद टीचिंग में वो ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पा रहा हूँ। तो मैंने अपना नया पैशन रियलाइज़ किया। पहले मेरा पैशन आईएएस बनना था, सीधा सीधा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस काम में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो मैंने ये चूज़ किया। और आज आप मानोगे नहीं, मैं अपनी तरफ से खुश हूँ। अपनी तरफ से जो भी मैं कर रहा हूँ, मुझे अपने काम में मज़े आते हैं। तो वो वाली बात है। एग्ज़ाम देखो, एक कड़वी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। आप सब वैसे मेच्योर हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ। देखो, सबका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आपको भी पता है। सीट्स कम हैं। कोई आपको बोले कि पूरे चांसेस हैं सिलेक्शन होने के, नहीं है चांसेस। बहुत सारे लोग, हम अक्सर ऐसा करते हैं, सारे लोग जो टॉपर्स आज आए हैं, सच में सबकी जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है, बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशनल है। लेकिन देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये बात प्रेम जी आप भी मानोगे, बाकी टॉपर्स भी मानेंगे, अनेकों ऐसे लोग मौजूद हैं शायद जिन्होंने इनसे भी ज़्यादा मेहनत की होगी, नहीं हुआ सिलेक्शन। सबका नहीं हो सकता है, ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप अपना बेस्ट दे सकते हो, आप अपना बेस्ट दो। बाकी देखो, भगवान पे मुझे नहीं पता कितने लोग विश्वास करते हैं, कुछ तो भगवान के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए कि हाँ भाई अपना बेस्ट देंगे, पूरी कोशिश करेंगे आईएएस बनने की। नहीं बनेंगे तो प्लान बी है। लेकिन ये थोड़ी ना कि सिर्फ यही है जो कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लाइफ देखो बहुत बड़ी है, और ये एक जॉब है लाइफ के अंदर। लाइफ बहुत ज़्यादा कलरफुल है, समझे? आंसर मिल गया? सर एक क्वेश्चन और है। ठीक है। सर आपने पॉलिटी, सर वैसे तो सर यूपीएससी और सीयूपीपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट है, इकोनॉमी एथिक्स से लेकर सर जितना इंपॉर्टेंट सर एथिक्स इकोनॉमी है, सर उतना इंपॉर्टेंट सर कंपलसरी पेपर हिंदी इंग्लिश का भी है। मेंस में हम कितना भी अच्छा करते सर अगर कंपलसरी पेपर पास नहीं करेंगे सर चेक ही नहीं होगी। तो सर एक बुक है सर पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की, सर आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे सर उससे, सर आपने पढ़ी भी होगी। सर उसको पढ़ेंगे कैसे सर बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाइए, कीवर्ड्स लिखिए, कीवर्ड्स याद करिए। सर अब कीवर्ड्स कितने वर्ड्स के होंगे सर? ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड्स के। सर अब 2-3 वर्ड से अगर कल को मेंस में अगर उस कीवर्ड से क्वेश्चन आ जाता है तो सर उस पर हम 250 वर्ड्स कैसे लिखें सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सर मेरे साथ हो रही है सर हमने कीवर्ड्स सर शॉर्ट नोट्स बनाना सीखा, लोगों ने बताया शॉर्ट नोट्स बनाइए, नहीं तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे आने वाले टाइम में, एग्जाम में टाइम में। तो सर आप उसे कैसे मैनेज करें थे सर, प्लीज़ बताइए। देखिए 2-4 लाइनों में बताता हूँ मैं इसको। आप इसको ऐसे देखिए कि किसी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं, वो पॉलिटी हो कुछ हो, तो उसको रटना तो है नहीं, हमें समझना है। हमारे पास एक कहानी होनी चाहिए, है ना? किसी भी टॉपिक की एक समझ होनी चाहिए। उसके लिए जब आप पढ़ेंगे और पढ़ करके उसके लिए आप मनन या चिंतन करेंगे कि भाई ये मुद्दा है क्या, ये टॉपिक है क्या, तो एक कहानी आपके पास हो जाएगी और उस कहानी को अच्छे शब्दों में आप कभी भी बयां कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो उसके लिए कीवर्ड, देखिए जो कीवर्ड की बात होती है, कीवर्ड इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में तो होते नहीं हैं। सर मैं हिंदी में है हूँ ना? सर। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक समझ बनाइए, एक कहानी होनी चाहिए आपकी उस टॉपिक की। और क्योंकि इतना सिलेबस है, आप पूरा सिलेबस रट नहीं सकते हैं, 10% रट पाएंगे आप। और रट के जाएंगे तो रटने में क्या होता है ना, एक के बाद एक लिंक होना चाहिए, और एक भी लिंक टूट गया तो फिर कलम रुक जाएगी आपकी। और एक समझ होगी आपकी, एक अंडरस्टैंडिंग होगी इस टॉपिक की, तो एक फ्लो में आप आंसर लिखेंगे। और टॉपिक कैसा भी हो आप घुमा के आप लिख ही देंगे उसको। थैंक यू सर। थैंक यू आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है, चलो उसके बाद कौन आएंगे? हर्षिता के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हर्षिता की जर्नी भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशनल रही है, और
स्टेप बाय स्टेप लगातार मेहनत कर रही हैं। अभी एक्साइज ऑफिसर हैं ललितपुर में, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी नायब तहसीलदार में भी हुआ, और अब फाइनली 17 रैंक इनकी आई है। और लेकिन ये एक पड़ाव है, मतलब इनका मेन जो एम है वो यूपीएससी क्लियर करना ही है, लेकिन किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। हर्षिता, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और जैसा कि सर ने बताया कि मेरी 17वीं रैंक लगी है यूपीपीएससी में अभी, और डिप्टी कलेक्टर का पद मुझे प्राप्त हुआ है। तो कुछ समय पहले तक मैं भी एक स्टूडेंट की तरह अपना जीवन जी रही थी, और एक्साइज में मैं जब सिलेक्ट हुई तो मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा अपना 4-5 घंटे पढ़ाई में दिया। तो एक दशरथ मांझी की मूवी का डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप अपने मन में अगर ये बात सोच के रखते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो आप लगातार अगर करते रहेंगे कोई चीज़, तो आप अपनी सफलता जरूर सुनिश्चित कर लेंगे। और मेरा हिंदी मीडियम रहा है, तो हिंदी मीडियम भी बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बैरियर की तरह हो सकता है, लेकिन यूपीपीएससी में जो रैंक 2 सर आए थे, ये भी हिंदी मीडियम से हैं, मेरा भी हिंदी मीडियम है, और अब यूपीएससी में भी अच्छे सिलेक्शन हिंदी मीडियम से हो रहे हैं। तो अपने मन से ये बात निकाल दीजिए अब कि हिंदी मीडियम का नहीं हो रहा है। सबसे ज़रूरी होता है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कितना है उस चीज़ को लेके। तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर ध्यान रखिए शुरू में। पूरी आपकी भी एक जर्नी रही, आपने यूपीएससी की भी तैयारी की। पूरी तैयारी के दौरान सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या आया, बताइए। जैसे कि शुरुआत में सामान्यतः मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की थी, तो मुझे आर्थिक स्थितियाँ मेरे लिए बहुत प्रतिकूल थी। मुझे लगता था कि बहुत कोचिंग करनी पड़ेगी मुझे इसके लिए, और मैं कैसे कर पाऊँगी बड़े शहरों में स्ट्रगल। और एक एज ए वुमन मुझे हमेशा थोड़ा पारिवारिक चीज़ों से भी मुझे रुकावट महसूस होती थी कि महिला सुरक्षा को लेकर बड़े शहरों में जाना, और इस तरीके से तैयारी के लिए थोड़ा पेरेंट्स का भी मुझे लगा समस्या थी। लेकिन मैंने लगातार प्रयास किया कि उनको मैं समझा सकूं अपनी बात, और मैंने सीमित संसाधनों में मैंने अपनी तैयारी शुरू करी, और फिर मैं एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पर सिलेक्ट हुई पहले ही प्रयास में यूपीपीएससी 2018 वाले में। तो एक कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि मैं हमेशा मैंने कविता अभी 2023 वाले इंटरव्यू बोर्ड के सामने सुनाई थी। मेरी हॉबी है कविताएं सुनाना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो पहले मैं आपको कविता सुनाती हूँ कि सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए जीतेंगे हर हारी बाजी, मन में यह विश्वास लिए उहा पोह अटकले उलझने अवसादों का कर अवसान हो बाधाएं कितनी पथ में चेहरे पर हो बस मुस्कान, अंतर मन में भरी हो ऊर्जा नई शक्ति का हो संचार, डटकर चुनौतियों से लड़कर जीतेंगे सारा संसार। ले संकल्प सृजन का मन में उम्मीदों से हो भरपूर, धुन के पक्के उस राही से मंजिल है फिर कितनी दूर, मंजिल है फिर कितनी दूर। और ये जब लास्ट लाइन में कह रही थी, इंटरव्यू के जो अध्यक्ष थे उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। जिसका इंटरव्यू दे रही थी उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा हो जाएगा इस बार, और ये शुभकामनाएं उन्होंने मुझे दी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो सब लोग कह रहे थे कि तुम अच्छा कर लोगी इस बार। तो ऐसा ही है कि हमको हमेशा प्रेरित होते रहना चाहिए। तो लोएस्ट पॉइंट सर ने जैसे पूछा, तो पहला तो आर्थिक समस्याएं हमारे जीवन में होती है, फिर एक होता है मानसिक समस्याएं। अभी 12th फेल मूवी का एक डायलॉग आपने सुना होगा कि व्यक्ति बाहर के अंधेरों से तो लड़ सकता है, लेकिन मन के अंधेरों से नहीं लड़ पाता है। तो हमको मन के अंधेरों पे काम करना है। जैसे हम फ़ोन चलाते हैं तो चलाते ही रहते हैं 1-1 घंटे तक, रील्स या फेसबुक व्हाट्सअप। तो सबसे पहले फ़ोन को अपने से दूर रखें। मैंने अभी नौकरी के साथ साथ कीपैड फ़ोन रखा था एक, और मैं लाइब्रेरी जाती थी तो कीपैड फ़ोन लेके जाती थी अपने साथ, और ये एंड्रॉयड फ़ोन घर पे रूम में छोड़ के जाती थी। तो उससे मैं जैसे अगर ऑफिस का इंपॉर्टेंट कॉल होता था तो मैं कीपैड मोबाइल यूज़ करती थी उसमें। तो ऐसा है कि अगर आप समय बचाएंगे धीरे धीरे अपना, तो आप दौड़ में आगे निकल जाएंगे। तो आपको एक पॉइंट्स ध्यान रखना है कि अपना समय बचाना है, खुद को मोटिवेट रखना है। जैसे कई मोटिवेशनल सॉन्ग्स में सुनती थी, तो वो सुने आप। इसके अतिरिक्त ईश्वर पे विश्वास रखिए, और असफलताओं से परेशान मत होइए। अभी क्या हुआ था, मेरा 23 तारीख को रिजल्ट आया था, और 4 दिन पहले मेरा एमपीसी प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं फेल हो गई थी। मैं इतना परेशान थी उस चीज़ को लेके, मुझे लग रहा था मैं किसी योग्य नहीं हूँ। और बहुत सारे लोग मतलब मुझे जो जानते थे वो कह रहे थे नहीं तेरा हो जाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन मैं बड़ा परेशान थी कि प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, अब समस्याएं जीवन में शुरुआत में ही मेरा हो नहीं रहा है।
तो 4-5 दिन तक मैंने बहुत परेशान हुई, लेकिन मैंने पढ़ना शुरू कर दिया उसी दिन। थोड़ा दुखी हुई, रोया वोया, फिर उसके बाद मैंने किताब लेके लाइब्रेरी चली गई। तो 4-5 दिन तक मैं पढ़ी और 5वें दिन मुझे ईश्वर ने डिप्टी कलेक्टर बना दिया। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर हम विपरीत परिस्थिति में कैसे उठ रहे हैं, ये हमारी चीज़ें निर्धारित करती है कि हमारे अंदर कितनी परसिवरेंस है किसी चीज़ को लेके, और उसी से मैं आज जीती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं 4 दिन पहले अगर मैं नेगेटिव हो जाती और पढ़ना बंद कर देती, तो सब चीज़ें इतनी सकारात्मक हुई है मेरी इच्छा शक्ति के कारण, कि मैंने उस समय भी नहीं छोड़ा जब मैं सबसे लो पॉइंट पे थी। प्रीलिम्स फेल होना बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आदमी पहले से सिलेक्टेड हो और प्रीलिम्स में नहीं हुआ, लेकिन जब मेरा नहीं हुआ तो मुझे लगा कि अब चीज़ें ख़राब हो रही है मेरे साथ, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर मैं हारी नहीं, मैं लाइब्रेरी चली गई उस दिन रात को कि मैं रात भर लाइब्रेरी में पढ़ूंगी, और मैं सुबह 8 बजे तक पढ़ी लाइब्रेरी में। 4-5 दिन में पढ़ी और 5वें दिन मेरा रिजल्ट आ गया। तो मुझे लगता है कि बहुत अगर हम मेहनत करें तो सब कुछ मिल जाएगा जीवन में। और सर कह रहे थे जैसे कि हर कोई व्यक्ति पीएससी की तैयारी करेगा और सिलेक्ट हो जाए मुश्किल है, लेकिन हमारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा बन जाता है उससे, और उस व्यक्तित्व के कारण हम चीज़ें बहुत अच्छी कर जाते हैं जीवन में। एक सिलेक्ट होना एग्जाम में ये हमारी सफलता नहीं होती कि हमने परीक्षा पास कर लिया, हम एसडीएम बन गए या एक्साइज इंस्पेक्टर, कुछ भी पोस्ट पा ली। सिलेक्ट होना, सफल होना एक होता है कि हम कैसे चीज़ों को लेते हैं जीवन में। मैं बहुत खुश रहती हूँ, मुझे बहुत कोई भी चीज़ का तनाव बहुत ज़्यादा लेती नहीं हूँ लंबे समय तक। मैं हर चीज़ को मैं इस तरह से लेती हूँ, जीवन को बहुत सहज तरीके से लेती हूँ, और ये सोचती हूँ कि जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जैसे आप भी अगर परेशान हो जाए तो आप ये सोचिए कि एक परीक्षा आपके जीवन को निर्धारित नहीं करती है। प्रीलिम्स में फेल होने के बाद मुझे लग रहा था उस दिन कि मैं क्या करूँगी जीवन में, लेकिन फिर मैंने अपने आप को रिवाइज़ किया और मैंने सोचा कि जीवन मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब चीज़ें तो मैं मैनेज कर लूँगी। तो आपके जीवन में भी लो पॉइंट्स आएंगे, आपको मैनेज करना है उसको और फिर से रीस्टार्ट करना है, ठीक है। और जैसे ओनली आईएएस का योगदान मैं कहूँ तो 2016-17 से मैं ओनली आईएएस सुन रही हूँ। तो ओनली आईएएस ने मुझे सोचना सिखाया है कि मैं किसी मुद्दे पर या अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कितना मॉरली बूस्ट होकर काम कर रही हूँ। और सर ने मुझे सोचना सिखाया है और अच्छा एक व्यक्तित्व बनाने में ओनली आईएएस की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं रोज़ एडिटोरियल सुनती थी, जिस दिन नहीं सुनती थी मुझे लगता था मेरे जीवन में कुछ अधूरापन है। पढ़ाई बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन ओनली आईएएस तो मैं सुनती थी, प्रीलिम बूस्टर और एडिटोरियल दोनों। तो मेरा मेंस का 40-50% एडिटोरियल से हुआ है, प्रीलिम्स का भी बहुत बड़ा हिस्सा हुआ है और इंटरव्यू तो 100% मेरा पूरा एडिटोरियल की मदद से हुआ है। तो सर के लिए मैं बहुत ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस सिलेक्शन के माध्यम से मैं सर से मिल पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को लगता नहीं था, एडिटोरियल सुनती थी कि जिस व्यक्ति की आवाज़ मैं रोज़ सुनती हूँ उसको मैं अपने सामने देख पाऊँगी इस तरीके से। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, मुझे लगता है। मुझे तो ये लगता है कि मेहनत सारी हर्षिता की है, मुझे तो खाम थोड़ा सा भी ठीक है। आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछिए। हाँ मैम, मेरा नाम आदर्श श्रीवास्तव है। मैम हमें एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना था कि जैसा आपने अभी बताया कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो जैसे आप समाज के प्रेशर को और उस प्रिपरेशन के बीच में एक बैलेंस किस तरह से बनाएं कि मतलब डिस्ट्रैक्शन ना हो। जनरली हम लोग के साथ ऐसा होता है कि सोसाइटी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि एक बार मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि प्रिपरेशन के समय हम भटक जाते हैं अपने फील्ड से और हम ओवर थिंक करने लगते हैं। तो उस चीज़ के बीच में बैलेंस किस तरह से क्रिएट करें हम लोग? देखिए, जैसे कि सोसाइटी का प्रेशर, आप घर जाते होंगे तो सब पूछते होंगे कि क्या हुआ तुम्हारा, यही बात पूछ रहे हैं ना आप। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा चीज़ों से दूर हो जाइए, रिश्तेदारों से कुछ समय के लिए। ज़्यादा थोड़ा बहुत हाई हेलो करके अपना कम से कम इंटरेक्शन रखिए। जो अच्छे हैं, जो पॉजिटिव रिश्तेदार हैं, जो आपको अच्छा महसूस करा रहे हैं, आप उनसे जुड़िए। और जो लोग मित्र हो या रिश्तेदार हो, अगर आपको समस्या हो रही है उनसे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। और अपने मन में सोचिए कि अप्पा दीपो भव, मैं स्वयं अपना प्रकाश हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, मुझे इन सबको करके दिखाना है। ये आपका वाई ऑब्जेक्ट होना चाहिए अगर ऐसी समस्या आपके साथ है तो, कि मुझे इनको दिखाना है या रिश्तेदारों को कि मैं इस तरह से प्रयास कर रहा था और मुझे इस सफलता के लिए मतलब मैं लगा हुआ था कुछ सालों से। तो आप ऐसे सोचिए, सोचने से सब मिल जाएगा, मैनेज हो जाएगा। थैंक यू मैम। एक सेकंड क्वेश्चन और है कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दोनों में से ज़रूरी क्या है? मोटिवेशन क्योंकि टेम्पररी होता है हमें ऐसा लगता, तो इंस्पिरेशन ज़्यादा ज़रूरी है या मोटिवेशन ज़्यादा ज़रूरी? नहीं, जो लंबी प्रक्रिया है इंस्पिरेशन वो ज़रूरी है। मोटिवेशन हालांकि मोटिवेशन और ये दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची होता है, उसमें बहुत अंतर नहीं होता है, लेकिन
चलिए आप मान लीजिए कि तात्कालिक रूप से अगर कोई चीज़ से आप बूस्टअप हुए ना कि आज हम टॉपर्स को सुन लिए और घर जाके 15 घंटे पढ़ लिए, वो आपको काम नहीं आएगा। आप 5 घंटे रोज पढ़िए, 6-7 घंटे बहुत ज़्यादा, अगर आप स्टूडेंट सिर्फ पढ़ रहे हैं तो 5-6 घंटे पढ़िए, बहुत ज़्यादा भी पढ़ना नहीं, लेकिन खुश रहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेट रहिए, अच्छे दोस्त बनाइए, थोड़ा ग्रुप डिस्कशन करिए, एक ग्रुप बनाइए आप अपना पढ़ने का, तो उससे आपको पता भी नहीं चलेगा और कुछ चीज़ें याद होती जाएगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वो पीछे उनका क्वेश्चन है। सर मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब इतना हार्ड वर्क करने के बाद वो पे ऑफ होता है तो वो कैसा फील होता है? वो तो अनएक्सपेक्टेड होता है हमारे लिए, हमको लगता है कि ये मतलब बहुत अविश्वसनीय होता है। शुरू में तो विश्वास नहीं होता उस चीज़ पे, फिर ऐसा लगता है कि इतने दिनों से मेहनत जो तपस्या में सालों से कर रही थी उसका मुझे लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी शुरू से मैं 4-5 दिनों से, अभी लंबे समय तक बहुत अच्छा लगता रहेगा मुझे लगता है। और जितना आपने मेहनत की है ना, सब लगेगा कि ये तो कुछ भी मेहनत नहीं करी थी, मैं तो इससे ज़्यादा कर सकती थी। मुझे तो अब ये फील हो रहा है कि मैं तो और कर सकती हूँ, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया है। ओके, थैंक यू मैम। पहले मैम बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं Thank आपको you. भविष्य की। मैम मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, जब मेंस में एग्जाम होता है प्री के बाद, तो जैसे 2 घंटे का समय रहता है बीच में ना जी, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। मान लीजिए GS1 इस टाइम लिखा है, GS2 सेकेंड मीटिंग में, 2 घंटे में इतनी प्रेशर रहता है, और कैसे रिवाइज करें, और कई बार शॉर्ट नोट्स भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम हर सारी चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें और कम समय में कैसे रिवाइज सारे टॉपिक करें? जैसे पेपर 1 हो जाता है पहले दिन, तो 2 घंटे का जो समय बचता है बीच में, तो मैंने बहुत छोटी छोटी डायरी बना रखी थी अपनी, जो 20 रुपये वाली छोटी डायरी आती है, तो उसमें मैंने डाटा लिख रखा था। जैसे ओनली IAS सुनती थी मैं, या कोई मैगजीन से मुझे कोई डाटा मिला, या बजट का डाटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा, या इकोनॉमिक सर्वे का डाटा, तो मैंने अपना छोटा छोटा नोट्स बना लिया था कि मैं जैसे अगले पेपर में ये पढ़ के, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है 2 घंटे में, आपको अच्छे से खाना वगैरह खाना है, परेशान नहीं होना, थोड़ा सा डायरी रिवीजन का छोटा छोटा नोट्स बनाया आप। अभी ऐसा करिए, डाटा, क्योंकि कोई भी मेंस का आंसर लिखते हैं सबसे पहले अगर आप डाटा लिखेंगे। और मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइन्स इकट्ठी कर ली थी, जैसे कि अंबेडकर जी कहते हैं कि कोई भी समाज जैसे पक्षी होता है उसकी तरह होता है, कि कोई भी पक्षी बिना दोनों पंखों के बिना नहीं उड़ सकता, वैसे ही समाज महिला और पुरुष का अगर समान बूस्टअप नहीं हो पाएगा तो काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसी बहुत सारी लाइन्स मैंने इकट्ठी कर ली थी हमारे पास, तो वो लाइन्स में लिखती थी। तो आप बस लाइन्स लिखिए। इथिक्स के पेपर में जैसे एग्जाम्पल छोटा छोटा 4-5 पेज का नोट्स बनाना है, 2 घंटे में, आधे घंटे में हो जाएगा वो मैनेज आपका। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। एक बात मेरे को याद होगी, हर्षिता ने ना तैयारी को एक्चुअली जिया है, मतलब जो चीज़ें यूज़ करनी है ना ऐसे में, वो जानबूझ के किसी को बोल दिया। जैसे ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, वो अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि ना जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैं सब्जी वाले से सब्जी लेना जाता तो अंधा बन के जाता, मैं सब्जी वाला सब्जी थोड़े कम रेट पे दे देता। अब ग्रोसरी से सामान लेने जाता तो मैं लंगड़ा बन के जाता। तो वो ऐसा हो गया था, उसने इंटरव्यू में बताया कि ना बहुत सारे लोगों के सामने मैं अलग किरदार था, किसी के सामने अंधा, किसी के सामने लंगड़ा, उन्होंने बताया इंटरव्यू में। तो वैसा वाली बात है कि उनको एक्टिंग करनी थी तो उन्होंने एक्टिंग को जिया अपनी डेली लाइफ में, समझे। और जैसे कि मैं अभी पढ़ाई नहीं कर रही हूँ सिलेक्शन के बाद, तो मुझे लग रहा है मेरे जीवन में कुछ अधूरापन है। मैं ओनली IAS मैंने ट्रेन में सुनते सुनते आ रही थी कि अब कुछ पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, तो अपने मन में एक पढ़ाई के प्रति स्पिरिट बनाइए कि हमको पढ़ना है। अभी आप ये मत सोचिए कि मैं IAS बन जाऊँ या डिप्टी कलेक्टर बन जाऊँ, आपका लक्ष्य होना चाहिए तैयार, अच्छे से चीज़ों को समझना। अगर आप अच्छा कर लोगे, अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो आपको ज़रूर फल मिलेगा। तो आप उस पर फोकस करिए, काम पे फोकस करिए, अपने क्वालिटी इन्हांस पे फोकस करिए। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ मैम, मेरा नाम शिवानंद है। मैम, ये एक चीज़ है कि जैसे कि अपने मटेरियल आपने फिक्स कर लिया, और फिक्स करने के बाद उस पर कैसे विश्वास करें और कैसे उसी पे मतलब फोकस करें कि मतलब कि वहीं से सब कुछ आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जगह से भी आते हैं, तो डाउट होता है कि क्या चेंज कर दें कि उसी पे फोकस मतलब रखें। हाँ, ये समस्या मेरे साथ भी होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि खाली मैं ये लक्ष्मीकांत पढ़ लूँगी तो पॉलिटी मैनेज हो जाएगा, या फिर ज्योग्राफी की 11वीं 12वीं की NCERT पढ़ लूँगी तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन हमको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है, ये मान के चलो, आपको कुछ चीज़ों पे विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना हमको। तो फिर उस पर 100% दीजिए आप। और ऐसे सामान्यतः आपको सारे टॉपर्स बताएंगे कि इन्होंने एक सोर्स ही पढ़े होंगे, और होता है ना 19-20 का ही अंतर होता है हर चीज़ में। कोई भी किताब आप पढ़े मार्केट से ले, तो आप उसको अच्छे से पढ़े, बस ये है, पूरी लगन के साथ। तो मतलब मैम, फिक्स करने का क्या एक क्राइटेरिया या क्या एक नहीं, होना जैसे चाहिए? यूट्यूब पे सब बताते हैं कि ये पढ़ लीजिए, करंट अफेयर के लिए कोई मैगजीन पढ़ लीजिए,
मैं तो जैसे न्यूज़पेपर के लिए ओनली आईएएस सुनती थी शुरू से। और दूसरा मैम रिवीजन करने के लिए थोड़ा सा मैम गाइड करिए। रिवीजन तो जैसे कि कोई चीज़ पढ़ लिया आपने तो साप्ताहिक रूप से रिवीजन कर ले आप। संडे को सोचिए कि संडे को कुछ नया नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ रिवीजन करूंगा मैं। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू हर्षिता। और फिर से कांग्रेचुलेशन हर्षिता, आपको आप बहुत ज़्यादा। सबको मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना सा याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिल क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। कि आपको जुगनू की तरह बनना है, सिलेक्शन होना हो, जीवन में खुश रहना है, मोटिवेट रहना है, और वो सकारात्मक जीवन के प्रति एटीट्यूड रखना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू यू। सर। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहता हूँ रैंक 19 अंकित तिवारी सर को। अंकित सर ऑलरेडी लखनऊ में पोस्टेड हैं इनकम टैक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकेंड, अंकित जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं और एक क्लैरिफाई भी कर दूं। देखो, आप सब ने ना अभी तैयारी स्टार्ट की है, तो आपको ना एक चीज़ का डाउट शायद कुछ बच्चों को आया होगा कि ना यार मतलब क्या इतनी लेट सिलेक्शन होगा। देखो ऐसा नहीं है। अब जैसे अंकित जी हैं, अंकित जी ने भी जॉब की, 2010 से जॉब कर रहे हैं। 2010 से ये इनकम टैक्स में हैं, पहले इंस्पेक्टर थे, बाद में प्रमोशन होके अब आईटीओ हैं, तो बहुत सीनियर ऑफिसर हैं इनकम टैक्स में भी। लेकिन आप लोग क्या हो, अब इसे आप पॉजिटिव में भी ले सकते हो कि आपने इतना जल्दी तैयारी स्टार्ट कर दिया और आपके पास में फोकस करने के लिए सिर्फ ये एग्जाम है। जो अंकित जी थे ये जॉब के साथ तैयारी कर रहे थे, जो प्रेम जी थे जिनकी रैंक सेकंड थी वो भी जॉब के साथ तैयारी कर रहे थे, इवन हर्षिता भी जॉब के साथ तैयारी कर रही थी। आपके पास देखो कितना ज़्यादा टाइम है, आप अपना पूरा का पूरा टाइम जो है वो एग्ज़ाम के लिए दे सकते हो। और अंकित जी की जो जर्नी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरेशनल रही है। इन्होंने भी बीच में यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया, लेकिन अपनी जो जिद थी, जिद पे पूरी तरह से अड़े रहे और फाइनली अब 90 रैंक आई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। बड़ी खुशी है मुझे कि क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस है इस तरह का मेरा कि इतने सारे लोगों को एक साथ मैं मतलब मोटिवेट करने की स्थिति में हूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जैसा सर ने कहा कि हम सब लोग नौकरी के साथ कर रहे थे, शुरू में हम लोगों ने तैयारी करी, पूरा समय दिया, लेकिन पिछले करीब 9-10 वर्षों से नौकरी के साथ ही कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा भय भी हम लोगों के मन में रहता था कि हम उन लोगों से compete कर रहे हैं जो पूरा समय डेडिकेट कर रहे हैं अपने लिए। तो मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम अगर इस तरह से थोड़ा समय निकाल के और अपनी एक लगन के बलबूते कर सकते हैं, तो आप लोग अपना समय दें और पूरा समय दें, और बहुत जल्दी, हम लोगों को बहुत समय लग गया, आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा सक्सेस पा सकते हैं। निश्चित मिलेगी सफलता अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है वो कहीं ना कहीं ईमानदारी की कमी होती है, मुझे लगता है, क्योंकि आज इस मंच पे हम बस अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। सबको पता होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सर लोग हैं बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। हम आपसे अपने एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो आपने प्रश्न पूछा था, मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। आप कितनी मेहनत करते हैं, किस प्रकार से मेहनत करते हैं, इसमें मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने जब तैयारी शुरू करी थी तो मुझे लगता था कि पढ़ाई कर रहे हैं और ये तरीका है, ऐसे पढ़ना है और सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन मुझे बाद में महसूस हुआ कि अगर आप एज अ पर्सन अपने आप को नहीं चेंज करते हैं और आप कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, डेली सुबह उठते हैं एक नया चैलेंज होता है, अगर आप उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो धीरे धीरे एक मतलब रट में आप चले जाएंगे। लंबी तैयारी में ये होता है कि आपने तैयारी शुरू करी और फिर वही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है डेली। सुबह उठते हैं, मेज पे बैठते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, फिर लगता है कि कल भी ऐसे ही किया था, आगे भी ऐसे ही करना है, सालों ऐसे करना है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप पॉजिटिविटी बनाए रखें, एनर्जी बनाए रखें। तो मुझे लगता है कि आप एक टारगेट रखें कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। एग्ज़ामिनेशन निकालना तो एक समझ लीजिए रास्ते में बस एक पड़ाव आ गया कि आपका एग्ज़ाम निकल गया। लाइफ में अगर आपको सक्सीड करना है तो ये रखना है कि आपको डेली आपके कल वाले सेल्फ से आपको इम्प्रूव करना है। आप ये सोचिए कि आप अभी तक क्या जानते थे, क्या अभी तक आपको पता था, और क्या आपने नया ऐड किया आज अपने आप में, क्या पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर बढ़ी, क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ी,
न्यूज़पेपर्स आप पढ़ रहे हैं, आप उसको एक चैलेंज की तरह लीजिए, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिल रहा है मुझे। अदरवाइज़ देखिए नौकरियां बहुत हैं, किसी भी नौकरी में आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो एक रूटीन में बस फंस जाएंगे। जैसा मैम ने बताया, हम लोग बहुत इस चीज़ को मिस करेंगे कि हम तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वो ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा मौका होता है, आप हर चीज़ से फ्री हैं और बहुत बड़ा मौका है कि बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है, समझने का मौका मिल रहा है। ये अपने आप में आपको एक बहुत बेहतर इंसान बनाता है। तो मुझे लगता है कि मतलब आप प्रोसेस को एंजॉय करिए, मोटिवेशन बनाए रखिए, स्मार्ट तैयारी करिए, तो सक्सेस पक्का आप लोगों को मिलेगी। जैसा ये था कि लोवेस्ट पॉइंट इन प्रिपरेशन की बात करनी थी, तो मुझे लगता है वैसे तो डेली ऐसा आता है कि कभी आपको लो फील होगा, कभी आपको हाई फील होगा, लेकिन यूपीएससी करते समय मुझे लगता है लास्ट अटेम्प्ट जब पूरा हुआ तो वो कहीं ना कहीं लोवेस्ट पीरियड था। फिर 1-1.5 साल मेरे लिए बड़ा टफ रहा उससे कोप करना। मैं भले नौकरी में था, लेकिन ये था कि एक टारगेट था, उसको अचीव करना है। तो फिर उससे किसी तरीके से मैंने टैकल किया, धीरे धीरे अपने आप को मोटिवेट किया, फिर से रास्ते पे ले आए और बहुत खुशी है कि मतलब फाइनली अपनी मंजिल मिली। तो ये था लोवेस्ट पॉइंट। इसके अलावा रियल चैलेंजेस ये थे कि चूँकि मैं जॉब में था और मेरी शादी हो गई थी 2020 में और एक बच्चा है छोटा, तो उसके साथ तैयारी करना थोड़ा सा चैलेंज था। और जैसा मैम ने बताया कि लाइफ को मिस करने लगते हैं, जैसे पेरेंट बनने के बाद लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं जो आपको खुश करती हैं, तो उसको थोड़ा सा समय अगर नहीं दे पाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक पर्सनल चैलेंज ही होता है पेरेंट के लिए। तो वो भी एक चैलेंज था, उसको ओवरकम करते हुए मैंने तैयारी करी और बहुत अच्छा है कि आप लोग अभी उन सब चीज़ों से रूबरू नहीं हैं, तो उसको एक उस पॉजिटिव लेके चलिए और पूरा समय लगाइए तैयारी में। इसके बाद हाउ यू नो अबाउट ओनली आईएएस, थोड़ा देर से मैंने ओनली आईएएस सुनना शुरू किया। कोविड पीरियड में मैंने बहुत फॉलो किया और सर की आवाज़, जैसा पहले बताया गया कि सर की आवाज़ फॉलो करते थे और एक अलग सा होता था डिस्कशन, बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में और बहुत ही मज़ेदार। तो उसको कोविड में बहुत फॉलो किया। बाद में नौकरी के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन मतलब वो जो तैयारी थी, जो उसका हेल्प था, वो बहुत अच्छा था। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा रैंक 20 दीपक सर को। और थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि दीपक सर अभी हरदोई में एज अ कांस्टेबल पोस्टेड हैं और कई बार हमने सुना है ऐसा कि पुलिस की जो जॉब होती है, वैसे जॉब तो सारी ही डिफ़िकल्ट है, चैलेंजेस हैं, बट पुलिस की जॉब में कभी भी बुलावा आ जाता है कि रैंडम रात को कोई घटना हो गई तो आना पड़ता है। और उसके साथ सर ने प्रिपरेशन की और सफलता पाई। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आज लोगों को। दीपक की जर्नी सच में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। और देखो, पुलिस की जॉब में तो तैयारी करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन जैसा मैंने बात की वाई की, उनके अंदर का जो वाई था वो स्ट्रोंग था कि मुझे बस यही क्लियर करना है। और फाइनली इतने सालों के बाद उन्होंने अपनी जिद को पूरा किया। दीपक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपनी जर्नी प्लीज़ शेयर कीजिए। जैसा कि आपको पता है, मैं 2018 से यूपी पुलिस में कांस्टेबल था। मेरी पोस्टिंग हरदोई डिस्ट्रिक्ट में थी। अभी मैंने 2019 से यूपी पीसीएस का 19 से मैं दे रहा हूँ पेपर। लेकिन वही है ना, दे दो, कुछ पता था नहीं कि प्रीवियस ईयर कैसे होता है, सिलेबस क्या होता है। तो 2019-20 मेरा ऐसे चला गया, देने देते 60-70 नंबर क्वेश्चन सही होते थे, हुआ नहीं मेरा। फिर जब कोरोना का फर्स्ट फेज आया, उसके बाद मैंने लग के भी तैयारी की कि 2021 वाला अटेम्प्ट अच्छे से देंगे। फिर क्या हुआ, फिर पीछे नंबर से रुक गया। फिर क्या हुआ, 22 में मैंने फिर दिया, मैंने कहा अब हो जाएगा, फिर 1 नंबर से रुक गया। मैंने कहा चलो सही है, रुक रहा है। फिर 2022 में ऑप्शनल हट गया यूपी पीसीएस से। मैंने यूपीएससी के भी 2 अटेम्प्ट दिए हैं, लेकिन प्री मेरा नहीं हुआ है। अभी मेरे 4 अटेम्प्ट बाकी है। मेरी उम्र अभी 27 साल है। तो फिर क्या हुआ, 23 में ऑप्शनल हटा, तो ये हुआ कि अब कुछ अच्छा ही होगा इस बार। फिर पहली बार में प्री हुआ, पहली बार में मेंस हुआ, पहली बार में इंटरव्यू और 20 रैंक मेरी आ गई। 24 घंटे जिनके पास हैं, सबसे खतरनाक वही है। क्योंकि हमें लगता है ना कि 24 घंटे मेरे पास है, हो जाएगा।
उसी में हम गलत काम करने लगते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपको करना क्यों है। भाई मेरे मम्मी पापा गांव वाले भी खुश थे, कांस्टेबल बन के आप शादी वादी कर देंगे, बच्चे अच्छे हो जाएंगे, आराम से चलेगा सब। लेकिन मैंने वो नहीं किया। अगर कर लिया होता तो शायद मैं आपके सामने यहाँ पे ना होता। तो सबसे पहले आप ये करिए कि अपना एम सेट करिए कि हमें क्या करना है। वो यूपी पीसीएस देना है, आप यूपी पीसीएस दीजिए, यूपीएससी देना है, यूपीएससी दीजिए। तो सबसे पहले आप अपना टारगेट सेट करिए कि हमें देना क्या है, क्योंकि अभी नेचर चेंज हुआ है यूपीएससी और यूपी पीसीएस का। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए उसको। 2 पेपर एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे उसके लिए। दूसरी चीज़, सिलेबस आपको रटा होना चाहिए, बिल्कुल रटा इन द सेंस कि पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आँख मूंद के जीएस फर्स्ट में किस टॉपिक में है, किस यूनिट में है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आपका न्यूज़पेपर का पढ़ने का टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जीएस 3 में इकोनॉमिक्स के 10 यूनिट हैं तो हैं, उसको पता होना चाहिए आपको। गवर्नेंस के हैं तो हैं। तो सिलेबस को स्टिक आपको फॉलो करना है, चिपकाना नहीं है, उसे अपने डेस्क पे रखना है। चिपकाने के बाद हम नहीं देखते उसको। आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ रखिए उसको, और कोशिश करिए उसको जितना गोद सके गोद दीजिए। 1 महीने बाद फिर से निकाल लीजिए उसको। गोद इन द सेंस कि जितना उसको देख सकें आप। दूसरी चीज़ है, पीवाईक्यू जरूर देखिए आप। पीवाईक्यू क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि वो ना आपका दायरा सेट करता है कि आपको कहाँ तक जाना है, क्वेश्चन का डिमांड कैसा है। जीएस फर्स्ट में हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में एशियन ज़्यादा पूछा जा रहा है कि मॉडर्न पूछा जा रहा है। पढ़ना जरूर, लेकिन आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा फोकस करना मिडिवल में। बाकी पीवाईक्यू दोनों के देखने हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, 2019 में यूपी पीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि साइबर डोम एक पूछा गया था क्वेश्चन, वो केरला का मॉडल था साइबर सिक्योरिटी का। यूपी पीएससी ने क्या किया, वही क्वेश्चन 2021 में मेंस में दे दिया कि साइबर डोम क्या है। तो आपको दोनों को सही से करना है, ठीक है। लोवेस्ट पॉइंट 2022 में मेरा प्री 1 नंबर से रुका, तो वो लोवेस्ट पॉइंट ये था कि हो जाता। तो बस मैं वो है कि नहीं हुआ, ठीक हुआ, नहीं हो सकता मैं फंस जाता लूप में। दूसरा है रियल चैलेंजेस। रियल चैलेंजेस ये थे कि मेरी 24/7 की नौकरी, आप लोग जानते हैं कांस्टेबल की नौकरी कितनी टफ होती है। मेरी पोस्टिंग पुलिस लाइन हरदोई में थी, तो मैं 7-8 घंटे की ड्यूटी मेरी रहती थी। तो मैं क्या करता था कि अगर मेरी नॉर्मल ड्यूटी 7-8 घंटे की है तो मैं 5-6 घंटे निकाल लेता था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसी पुलिस लाइन में एक लाइब्रेरी थी जो पुलिस वालों के पढ़ने के लिए थी। और ये मैं बोलूँगा कि हरदोई में ही पुलिस लाइब्रेरी थी, तभी हरदोई से डिप्टी कलेक्टर बना है, क्योंकि वहाँ सुविधाएँ थी अच्छी। तो और जिस दिन मेरी ड्यूटी ज़्यादा रहती थी तो मैं 2 से 3 घंटे पढ़ता था, और जो छूटता था तो मैं वीकली सेट करता था कि वीकेंड एंजॉय ना करके उसको पढ़ लूँ, कंप्लीट कर लूँ अपना टारगेट। तो ये मेरा चैलेंजेस थे। ओनली आईएएस सर का ये था ना कि मैं 2020 से सर को सुन रहा हूँ, तो पहले ये रहा कि सर की आवाज़ तो मैं सुन रहा था, आदमी कैसा है ये नहीं पता मुझे। तो जब आवाज़ सुनी, आवाज़ सर की वैसी भी बहुत प्यारी है, तो मैंने कहा दिख जाए एक बार बस ये। फिर एक ये हुआ कि बहुत डिमांड आई यूट्यूब पे कि सर आप फेस के साथ आइए। फिर सर ने एक वीडियो बनाया कि नहीं मैं अब रिव्यू लूँगा, तो फिर तब से सर का चेहरा याद है, शायद मैं पहचान भी ना पाता सर अगर सामने ना आते। तो मैं ओनली आईएएस का शुक्रगुजार हूँ, और ख़ासकर सुमित सर का। मैं प्रीलिम बूस्टर और एडिटोरियल देखता था, और सर का यूट्यूब पे क्या होता था, पेपर से पहले मैराथन वीडियो आते थे हर सिलेबस के मेंस का, तो मैं कोशिश करता था वो भी मैं देखता था। क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशन था तो मैं ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिलता था, लेकिन जितना भी टाइम मिलता था मैंने कोशिश किया है कि उसका सही यूटिलाइज उसका करूं। और मैं आप लोगों से ही बोलूँगा कि आपके पास 24 घंटे हैं तो इसको ऐसे गुजारिए मत कि यहाँ से सुन लिए फिर गए 1 घंटे पढ़े फिर कह रहे चलो वो तो बोलते ही रहते टॉपर हैं। तो ये मत करिएगा आप लोग, उसको वास्तव में सीखिएगा कि टॉपर बोल क्या रहे हैं भाई। क्योंकि ऐसा तो नहीं हमें हमेशा वहाँ बैठना है, इधर भी तो आना है हमें। तो वो कब आएगा, जब आप सीखेंगे हम लोगों से। तो सीखिए और आगे बढ़िए। मैं सोचूंगा कि जितने भी यहाँ पे हैं लगभग 100 की स्ट्रेंथ होगी, तो 1-2 साल में मैं कहीं ना कहीं फ़ोटो में न्यूज़ में ओनली आईएएस के चैनल पर देखूं कि आप लोग सक्सेस हो गए हैं। आईएएस आईपीएस बनना अपनी जगह पे, अच्छा इंसान भी बनिएगा आप लोग। मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा, और थैंक यू ओनली आईएएस, थैंक यू सुमित सर। थैंक यू। क्वेश्चन दीपक अभी बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। एक क्वेश्चन मेरा पहले दीपक से है। तो दीपक, आप जैसे पुलिस में सर्विस कर रहे थे, कभी ऐसा हुआ कि लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं,
प्रेसिडेंट, और एकदम से कॉल आ गई कि आपको वहाँ पे एक कोई शराबी है तंग कर रहा है और उसको जाने के लिए रोकना है। वहाँ पे जाके आवे उसने रोका, उसको प्रेसिडेंट पढ़ा रहे हो, पता है तुझे कितनी पावर होती है? अरे खैर मैं 1 महीने केवल मतलब फील्ड की नौकरी किया हूँ, पुलिस लाइन में था। लेकिन एक वाक्य मैं बताता हूँ जो सर बता रहे हैं। मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, 6:30 शाम के बजे थे, तो ये था मेरा मेंस था। तो ये था, छुट्टी तो मुझे मिली नहीं थी, लास्ट में मुझे केवल 25 दिन की छुट्टी मिली थी मेंस में, क्योंकि होती हैं ड्यूटियाँ, आपको एडजस्ट करना पड़ती है आपकी तैयारी, क्योंकि आप पुलिस विभाग में पढ़ने के लिए थोड़े गए, तो ड्यूटी करने के लिए गए हैं, तो आपको करना है वो चीज़, क्योंकि सरकार पैसा दे रही है, आपके कर्तव्य कुछ जुड़ जाते हैं उस ड्यूटी के साथ। तो मेरे पास फोन है कि मुहर्रम ड्यूटी है, सुबह 6 बजे जाना है तुम्हें। अब मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा आप क्या करें भाई, ये होता है ना कि फिर मैं छोड़ दिया, क्योंकि सो के भी सुबह 4 बजे उठ के वर्दी पहन के फिर जाना रहता था फील्ड में। और जहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी थी वो 50 किलोमीटर दूर थी, क्योंकि हरदोई जो ज़िला है वो बहुत बड़ा ज़िला है। तो ये होता है कभी कभी कि आप बैठे, फ़ोन आ गया कि कोई अधिकारी आ रहा है, उसको स्कॉट करना है, कोई आ रहा है सलामी देनी है, तो ये दिक्कतें होती हैं। लेकिन मैंने वो सब चीज़ों से पार पाया और मैं लगा रहा हमेशा, और तभी मैं आपके सामने एज डिप्टी कलेक्टर खड़ा हूँ आज। तैयारी के दौरान और एग्जाम क्लियर करने के बाद ये समाज का रवैया आपके प्रति क्या परिवर्तन आ गया? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। 2018 में मैंने अपनी एफबी बंद कर दी थी, 2018 में। उसके बाद मैंने उसको लॉगिन किया, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उसके जस्ट बाद में। तो मेरे 400 फ्रेंड्स थे 23 तारीख से पहले, आज 1551 फ्रेंड है मेरे। तो ये होता है कि समाज का रवैया आपका बदल जाता है, क्योंकि आप एक ओहदे पे पहुंच गए हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि समाज आपको शुरू में ताना मारे, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको प्रेरित करेगा कि आप कुछ करें। एक क्वेश्चन सुमित सर आपसे मेरा, कि जब हम तैयारी करते हैं तो कई सामाजिक दबाव हमारे ऊपर होते हैं, कभी फ्रेंड्स, रिलेटिव, हर तरह से हम समय कई लोगों को नहीं दे पाते हैं। तो सर अपने आप को वैसे मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्योंकि पढ़ाई के दौरान हम इन सब चीज़ों को इग्नोर कैसे करें? आपने बताया जैसे हमको कांच से डायमंड बनना चाहिए, तो बनना चाहिए, लेकिन कैसे बनाएं, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, और मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने आप को मेंटली ट्रेंड कैसे करें, ये प्रोसेस हमको बताइए सर। देखो, अगर दोस्तों की बात करें, जो दोस्त ऐसे हैं ना, जो आपके बिल्कुल ट्रू फ्रेंड्स हैं, वो तो समझ जाएंगे कि भाई तैयारी कर रहा है और तंग नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जैसे हर्षिता आपने बताया था ना, ऐसा होता था कि जब हर्षिता पढ़ाई कर रहे हैं तो पेरेंट्स, उनको पता था कि हर्षिता को अभी फुल कंसंट्रेशन चाहिए, तो अपने आप ही रिलेटिव्स के फ़ोन आते या फिर कुछ होते तो वो कह रहे थे कि अभी थोड़ा सा है। कई बार बहाने भी मारने पड़ते हैं, झूठ भी बोलने पड़ते हैं। यस सर। आपको जो आपके सच्चे मित्र हैं ना, वो समझ जाएंगे। और दूसरा, अगर आप ही का मन कर रहा है तो देखो, अंदर से आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऑप्शन मेरे पास है कि जाके मैं गपशप कर लूँ, ये शॉर्ट टर्म प्लेजर है। शॉर्ट टर्म प्लेजर को अवॉइड करके जो रियल जो एक्सपीरियंस है ना सक्सेस का, उसे गेन करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। सर पहले तो आपको सबसे बड़ी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। सर आपको देख के बहुत खुशी हो रही है सर। सुमित सर, आपको हमेशा आपको यूट्यूब पे देखा था, आज पहली बार आपको लाइव देख रहे हैं। अंदरूनी सर जो सुकून मिलता है सर, आज वो मिल रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सर पढ़ाते भी हैं लोग, तो वो भी बोलते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ों से बचो, मतलब कि अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करो। सर वो कैसे हम लोग डिसाइड करें कि या कैसे चूज करें उसको? देखो, एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब क्या, बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है कि बिल्कुल ही सिर्फ आप ही आप हो जीवन में और कुछ नहीं है। ऐसे तो देखो यार, हम आगे लाइफ अपनी ले जा ही नहीं सकेंगे। अपने लाइक माइंडेड जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, उनके साथ में उठो बैठो, डिस्कस करो, उनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा। और बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ना, उनसे दूर रहो। आजकल ना एक पूरा ना अटेंशन की लड़ाई है। अटेंशन की लड़ाई मतलब चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी हो, बाहर आप जाओगे एडवर्टाइजमेंट्स के बोर्ड हो, हर कोई ना आपकी अटेंशन चाहता है। सबसे बड़ी करेंसी है आज के समय में अटेंशन। और बस आपको अपनी अटेंशन बचा के रखनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या करने से मेरा बिल्कुल टाइम चला जाएगा और नुकसान क्या होगा। अल्टीमेटली देखो, तैयारी को तो नुकसान होगा। अंदर से क्लैरिटी होनी चाहिए। सर आप जो एडिटोरियल्स कराते हैं वो सफिशिएंट है या फिर अपने तरफ से एडिटोरियल्स को वापस से पढ़ना पड़ेगा? देखो, इस एग्ज़ाम में ना मैं बताता हूँ क्या है, आपको ना हमेशा एक फोमो तो होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगेगा क्या ये सफिशिएंट है। वो सिर्फ एडिटोरियल को लेके नहीं आएगा, वो हर एक चीज़ को लेके आएगा, हर एक चीज़ को लेके। लेकिन देखो, आपको भटकना नहीं है। जो शुरुआत में मैंने आपको बोला था ना, इंफॉर्मेशन एपिडेमिक, वो इंफॉर्मेशन एपिडेमिक से बचो। एडिटोरियल जो है फिलहाल के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है।
बल्कि उसमें तो ना सिर्फ हिंदू के बल्कि और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के हम एडिटोरियल कवर करते हैं। तो कॉन्फिडेंस रखो अपनी तैयारी पे। सर यही जो आप एपिडेमिक बोल रहे हैं सर, मतलब इसी से कैसे बचा जाए, मतलब अपने आप को कैसे बाउंड्री में बांधा जाए कि यही पढ़ना है? देखो इससे ज़्यादा उससे नहीं कैसे करना है। बचोगे, मैं समझ गया। आप ना हमेशा PYQ को देखो। आपने फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटी के नोट्स पढ़े, पॉलिटी के नोट्स पढ़ने के बाद आप PYQ देखो, आपके सारे PYQ सोल्व हो रहे हैं मैक्सिमम, तो इसका मतलब आप अपने सोर्स पे कॉन्फिडेंस रखो कि मेरा सोर्स जो है वो बिल्कुल बेस्ट है। लेकिन अगर किसी नोट्स को पढ़ने के बाद में आपके PYQ सोल्व नहीं हो रहे ना, फिर आप रीजंस ढूंढो क्यों नहीं सोल्व हो रहे, क्या किसी दूसरे सोर्स से सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर आपको अपना आंसर मिल जाएगा कि जो सोर्स मैं अभी पढ़ रहा हूँ वो सोर्स बेस्ट है क्या नहीं है। ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर जैसे मैं बच्चों को ट्यूशन्स देती हूँ, ठीक है, मैंने जॉब छोड़ दी, उसके बाद मैं ट्यूशन्स देने लगी कि कहीं से तो अर्निंग हो रही है। सर 4 आवर्स वहाँ पे 4 to 5 आवर्स यहाँ पे। सर कभी कदार अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो आप यहाँ पे एब्सेंट हो जाओ तो 3 आवर्स का लेक्चर है, अगर कहीं फ्री हो करके वो 3 आवर्स का लेक्चर अगर मैं अटेंड करने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाती हूँ, फिर PYQs लगाती हूँ, सर रात के 1 बज जाते हैं, ठीक है, फिर सो जाती हूँ। फिर ये होता है कि स्लीपिंग टाइम कम है, फिर मतलब फिर नेक्स्ट डे फिर वही चीज़ रिपीट हो जाती है, तो सर इससे मेरे लेक्चर्स ना बहुत सारे नहीं हो पाते हैं। तो सर मुझे आपसे ये जानना है, आपके तो आई थिंक 10 आवर्स की जॉब होती होगी, उसके साथ आपने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया? तो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आप सीखो हमें पढ़ना क्या है। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं ना, हमें यही नहीं पता कि हम पढ़ें क्या। जब आपको ये पता होगा हमें पढ़ना क्या है तो आप मैनेज कर लेंगे 4-5 घंटे में। ठीक है, बात रही स्लीपिंग की तो बात है, सब बताते हैं कि ये 6 घंटे सोना चाहिए, भाई 8 घंटे में सोता था। तो नहीं, रियलिटी ये है ना, जब आप सही से सोओगे नहीं तो आप दिमाग आपका शांत कैसे रहेगा। भाई हम 6 घंटे सोएंगे, 3 घंटे सोशल मीडिया चलाएंगे तो क्या हुआ बताओ, 9 घंटे हो गए ना, तो इससे 4 घंटे सो लो। हाँ, बाकी बात आप बता रहे कि आपका छूट जाता है फिर बाद में करना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, मुझे 1 घंटे भी नहीं मिलते थे टाइम पढ़ने के, तो आप क्या करो ना, अपना जो शेड्यूल है ना वो थोड़ा हैवी मत बनाओ कि 1 घंटे 12 घंटे एक दिन के 16 घंटे, 4 से 5 घंटे का शेड्यूल बनाओ। और क्या करो, अगर छूट जा रहा है तो उसको वीकली टारगेट पूरा कर लो आप। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि प्रिपरेशन के समय आपका जो पढ़ने का टाइम है वो ज़्यादा होना चाहिए। लोग कहते हैं 10 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो, लेकिन अगर हम उस गोल को बना के पढ़ें और मान लीजिए हमारा किसी दिन 12 घंटा पढ़ाई ना हो तो हम अपने ही अंदर बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा ये जो मतलब टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों से बचे कैसे? सबसे पहली चीज़ है ना, 12 घंटे का टारगेट कभी बनाओ मत। भाई 12 घंटे टारगेट क्यों बनाना है? हम लोग क्या करते हैं ना कि जिस दिन हम एडमिशन लेते हैं उसी दिन हम अपने को IAS दूसरे दिन बनना चाहते हैं कि भाई दूसरे दिन घर वाले रिश्तेदार भैया गए थे, हुआ नहीं हुआ अभी। तो ये नहीं करना है, लंबी जर्नी है तो आपको क्या करना है, कम से कम 1 साल देना ही देना है। जब 1 साल दोगे, लंबा सिलेबस है भाई, ऐसे थोड़े हो जाएगा 6 महीने में, योजना थोड़े कोई 6 महीने में IAS बना रहे हैं। भाई आपको 1 साल तो पढ़ना ही पड़ेगा ना उसके लिए। सर आजकल जैसे सर अभी बोल रहे थे कि इन्फॉर्मेशन बहुत जगह से मिल रहा है, तो आजकल व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का भी ज़माना चला है, तो जैसे गार्जियन लोग, पेरेंट्स लोग हैं कि उनको भी डेटा व्हाट्सअप के थ्रू या कहीं से मिलता रहता है, तो जब भी आप कॉल पे उनसे बात करिए तो उनका एक ही ये क्वेश्चन रहता है कि उस टॉपर का हम इंटरव्यू देखें, वो 14 घंटा पढ़ता था, तुम तो पढ़ते हो 6 घंटा, ऐसे नहीं होगा। तो उस सब प्रॉब्लम से उनको कैसे? अभी दीपक बोलेंगे, उनको एक आज वाला इंटरव्यू दिखाना, ये पूरा ये वायरल कर देना। बिल्कुल सारे सर, बिल्कुल। पेरेंट्स को सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बात है ना कि सबसे बड़ी चीज़ है ना कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है जो भी टॉपर है कि वो लड़कों को भ्रमित ना करें। तो मैं यही बोलूँगा कि 6 से 8 घंटे इनफ हैं, आप अच्छे से उसको कर लीजिए। मेंस के टाइम आप घंटे बढ़ा सकते हैं क्योंकि उस टाइम आंसर राइटिंग करनी होती है, और आंसर राइटिंग आप अच्छे से करिए क्योंकि मेरी अभी हड्डी निकली हुई है आंसर राइटिंग करते करते। ठीक है, 4 महीने हो गए, हड्डी अभी निकली है। तो क्यों है? क्योंकि मैंने लगभग 1500 आंसर लिखे थे। ठीक है, तो ये सिलेक्शन तभी होता है जब आप आंसर खूब लिखते हैं। तो जब आप आंसर लिखेंगे तभी आप यहाँ खड़े होंगे। तो ये मेरे पापा क्या करते थे, जब पेपर में निकलता था, भैया ये वैकेंसी निकली है, भर दो फॉर्म। ये होता है ना कि पापा फोन करेंगे, पेपर में पढ़े अमर उजाला की कटिंग, बोल दिए भाई ये फॉर्म आया, भर दो। तो पापा से कह दो भर दिया। भरना नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, UPSC या UPPCS। बोलो भर दिया, बोले हुआ कि तो पेपर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये बोलना है, वो फॉर्म भी भर जाएगा, पेपर भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बोलना है।
सर एक और क्वेश्चन है। पूछिए पूछिए। सर क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आप बताए कि मोबाइल बंद कर दो, मतलब लोगों से दूर हो जाओ, रिश्तेदारों से दूर हो जाओ, बट आप फैमिली मेम्बर से तो दूर नहीं हो सकते, अपने माँ बाप से तो आप जुड़े ही रहेंगे पूरी जर्नी में। तो सर हमारा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स की तो गलती नहीं है, बट पेरेंट्स के ऊपर एक सोसाइटी प्रेशर बनाती है कि आपका बच्चा तैयारी कर रहा है, तो पेरेंट्स उस प्रेशर को हमारे से शेयर करते हैं, तो हम उस चीज़ के हिसाब से सोचने लगते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम सर किस तरह से डील करें? हम सोसाइटी को तो हम ब्लॉक कर सकते हैं या उनको इग्नोर कर सकते हैं, बट पेरेंट्स को किस तरह से इग्नोर करें? देखो ये तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पापा बोलते थे, क्योंकि मेरे पापा 9th पास हैं, मम्मी 5वां पास है, तो उनका था भैया जो तुम्हें करना है तुम अपना जान लो, ठीक है। तो क्या है, मैं अपने बहनों से बहुत बात करता हूँ, मेरी ये 3 बहनें हैं, दीदी की शादी हो गई है, 2 बहनें हैं, तो ये है ना वो मोटिवेशन देती हैं कि हम उनके लिए हमें कुछ करना है। तो आप ना उसको पॉजिटिव लीजिए ना, कि आपको प्रेशर में नहीं आना है, उनके लिए कुछ करना है आपको। तो अगर वो बोल भी रहे पेरेंट्स से तो आप सुन लीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए, लेकिन करिए वही जो आपको सही लगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो सर, दीपक सर, पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको। सर मेरा क्वेश्चन एक आपके लिए भी है और एक आपके लिए भी है। तो दीपक सर, पहले क्वेश्चन आपके लिए है कि मेनली आप एक कांस्टेबल की जॉब पर अब कर चुके हैं सर, तो सर आप अभी एसडीएम भी हो गए हैं, तो हम ये क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं कि आप जब फील्ड में वर्क कर रहे थे तो उस टाइम पे आपने कुछ प्रॉब्लम्स नोटिस की होंगी, आप जब फील्ड पे थे, तो आपके माइंडसेट था जो आपने एस्पिरेशन रखी इस चीज़ की कि हम एसडीएम बन जाएं, या फिर आपने कुछ माइंड में एक सोचा होगा कि हाँ मुझको इस चीज़ को सर्व करना है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम मैंने ये देखी है, ये चीज़ हटानी होगी। तो आपका सर अभी मेनली आप एसडीएम पोस्ट पे हैं, तो आप क्या एस्पायर कर रहे हैं कि आप किस किस प्रॉब्लम्स को टारगेट करेंगे इन फ्यूचर, और आपको क्या लगता है कि कौन कौन से मुद्दे हैं ऐसे जो आपने हाईलाइट मतलब खुद ही ऑब्जर्व किए हैं ऑन फील्ड कि वो इम्प्रूव होने चाहिए? जैसा कि मैं पुलिस विभाग में था, तो मैं डीवाईएसपी तो बना नहीं हूँ, मैं एसडीएम बना हूँ, तो मैं एसडीएम की समस्याएं बताऊँगा। सबसे बड़ी चीज़ है ना, जनता से जुड़ाव। आप क्या है, कभी कभी ना गैप इसलिए हो जाता है कि हम उन जो वो कहना चाहते हैं ना, हम वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा यही होगा कि मैं जिस तहसील में रहूं उसमें लोगों से जुड़ाव मुझे हो। प्रधानों की आप बैठ के बुला लो, जो भी वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिल लो, कोई स्पोर्ट करवा दो, जिससे ना आप लाइमलाइट में रहो कि भाई एसडीएम साहब कुछ कर रहे हैं, तो लोग का विश्वास बढ़ेगा उससे। फिर वो अपनी समस्या लेके डायरेक्ट आपके पास आएंगे। और क्या करिए ना, जो बैरियर बीच में है कि इनके थ्रू ये बंद करना है, डायरेक्ट अधिकारी के पास वो आदमी आए, तो मैं कोशिश करूंगा मैं ये सुधारूं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। तो बेसिकली सर आपने बताया था कि आपने मतलब 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं लगभग, और मतलब फिर आपने एकदम से ये ऑब्जर्व किया कि मेरी टीचिंग में इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा। तो सर एकदम से जैसे आपने 5 अटेम्प्ट पूरी एक यूपीएससी को दिए, फिर उसके बाद से एकदम से अपना शिफ्ट चेंज कर लिया, तो सर ये कैसे, क्या आपका मतलब माइंडसेट क्या था उस पर्टिकुलर टाइम पे कि एक 5 अटेम्प्ट दिए उसके बाद से आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं हुआ, तब मतलब कैसे आपने माइंड को स्टेबलाइज़ किया कि मतलब अब नहीं हुआ, चलो एक्सेप्ट किया, अब आगे बढ़ना है? तो क्या सर आपका माइंडसेट था उस टाइम पर, और एकदम से इस प्रोफेशन में आए तो आप एकदम से आज भी पीक पर हैं एकदम से, तो सर क्या उसमें स्ट्रगल किया आपने, कैसे क्या ऑब्जर्व की चीज़ें? आपका नाम क्या है? सर आदित्य शर्मा। आदित्य, मेरा एकदम से नहीं था। यस सर। वो 2016 से मैं पढ़ा रहा था, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज़ हुआ। ऐसा नहीं रात को उठा तो सपने में आया कि टीचर बनना है। सर मेनली फिर भी एकदम से तो पॉसिबल नहीं है कि आप एकदम से पीक पे पहुंच जाएं, मतलब जो आपने एकदम से इसको चैनलाइज़ किया, आपने जो सारे अटेम्प्ट्स यूज़ करने के बाद से एकदम चैनलाइज़ किया होगा सर कि हमको पता प्योरली इसी में टाइम इन्वेस्ट करना है अपना। तो सर इसमें भी आप किसी भी फील्ड में जाओ तो उसमें एक स्ट्रगल चाहिए होता है, तो आपने सर क्या क्या स्ट्रगल्स लगभग देखे, फेस किए कि एकदम से इसमें कॉम्पिटिशन भी है, आगे बढ़ना है, इतना ऊँचा उठना है इस प्रॉपर? टीचिंग में तो बहुत स्ट्रगल आते थे यार। एक मतलब सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, टीचर्स के स्ट्रगल ना कई बार स्टूडेंट्स को सही बताऊँ तो दिखते नहीं हैं। मैं जब तैयारी कर रहा था ना, तब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, एडिटोरियल बनाना स्टार्ट किया था, 2016 की बात है। और एस्पायरेंट्स के रूम आपको पता है कितने छोटे से होते थे। अब वीडियो रिकॉर्ड करते थे ना, पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आती थी, बिल्कुल जून की गर्मियों के दिन, और पंखा बिल्कुल बंद करके करना पड़ता था। जब तक वो वीडियो ख़त्म होती ना, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता। कई बार शुरू में ऐसी दिक्कतें आती थी, 2-2 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करी, बाद में पता लगा टेक्निकल एरर है। तो ऐसे सिर्फ मेरी बात नहीं है, टीचर्स सच में बहुत सेक्रीफाइस भी करते हैं, बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं, लेकिन कई बार वो छुप जाते हैं। और आजकल थोड़ा आपको ही पता है, टीचर्स की जॉब थोड़ी ना उस टाइप में होने लगी है कि स्विच बहुत ज़्यादा एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में, तो थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव में भी बच्चे लेने लगते हैं। लेकिन सभी टीचर्स ऐसे नहीं होते। ज़्यादातर टीचर्स जो हैं बिल्कुल बच्चों का भला चाहते हैं, और जब बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता उन्हें दिल से दुख होता है। देखते हैं कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब नहीं सिलेक्शन होता तो उनका भी अंदर से दिल दुखता है।
नहीं सर, वो तो दिखता है कि आपने इतना स्ट्रगल किया है, उसका फल हम लोग को मिल रहा है। इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशन आपने स्टैब्लिश कर दी और इतनी चीज़ें अवेलेबल करा रहे हैं आप इतने मिनिमल कॉस्ट पे। थैंक यू आदित्य। ठीक है फिर, और मुझे तो एक चीज़ पता है, और जितने भी टॉपर्स थे बहुत बढ़िया एसडीएम बनेंगे, और दीपक जो है वो तो उनको तो ज़बरदस्त अपना पुलिस का एक्सपीरियंस है, वो भी अब जब एसडीएम बनेंगे तो सेम स्पिरिट के साथ काम करेंगे और बहुत बढ़िया एसडीएम आप बनोगे दीपक, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। बस ये मत करिए। तो एक बार सारे क्लैप करेंगे, बहुत बढ़िया सेशन आज का रहा।